गुड मॉर्निंग जिग्नेश सर। गुड मॉर्निंग ऋषिकेश जी, कैसे हो? वेरी फाइन सर। थोड़ा बोलने में दिक्कत आ रही है, बाकी कुछ। अच्छा, तो थोड़ा कम बोलिए आप आज, ऐसा लगे तो एक दो दिन थोड़ा आराम कीजिए। गुड मॉर्निंग अमित। गुड मॉर्निंग रजत कुमार। गुड मॉर्निंग पूजा। गुड मॉर्निंग कुंजन। रजत कुमार जी, स्टडी का जो सेकंड पार्ट था दैट विल बी अपलोडेड सून। तब तक के लिए यू आर रिक्वेस्टेड टू वॉच टुडे सेशन एंड देयर आफ्टर वी विल गिव यू द नेक्स्ट लेक्चर सेशन। ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग ऑल। गुड मॉर्निंग जिग्नेश सर। आई गुड विल मॉर्निंग। ऑन बिहाफ ऑफ गौर लर्निंग वंस अगेन एंड आई होप कि कल का सेशन तो बहुत ही बढ़िया था, फीडबैक भी बहुत ही अच्छा मिला है हमें एंड स्टूडेंट्स आर मोर एक्साइटेड। as per policy, students are requested to watch it on YouTube only. Now I request Jignesh sir to please carry on the session. Over to you now. थैंक यू सर। सो ज्यादा हम बात नहीं करते, आज डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन, और मीनवाइल आपके जो भी डाउट्स डिफिकल्टीज है दैट्स विल बी कवर्ड। ऋषिकेश जी मुझे को होस्ट बना देंगे प्लीज? बिल्कुल बनाइए सर। स्टूडेंट्स एक दो मिनट, पीडीएफ फाइल ओपन हो रहा है। गुड मॉर्निंग चेतन। चलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम लोग स्टार्ट करते हैं कल जहां पे हमने एंड किया था वहां से। तो देखो, हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 था वो पार्ट का, जहां पे हम लोग ने फाइंड आउट करना था 22 डेज का प्रोबेबिलिटी। सो 22 डेज के लिए प्रोबेबिलिटी अगर फाइंड आउट, ये रहा, यस, क्वेश्चन का 5th पार्ट, उसमें फर्स्ट रिक्वायरमेंट पार्ट की प्रोबेबिलिटी प्रोजेक्ट का कंप्लीट करने का कितना होगा, क्या होगा। तो 22 डेज माइनस 19 डेज डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन, तो आपको 0.99 आया। तो हमने क्या किया, 0.99 यहाँ पे देखा, देखो 0.09 का 0.09 पे देखा तो 0.3389 प्लस ये जो 3 डेज का प्रोबेबिलिटी मिला 0.3389 प्लस 19 डेज जो हमारा प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन है। दो ही पॉसिबिलिटी है, दो ही पॉसिबिलिटीज है, या तो कंप्लीट होगा या तो नहीं। तो इक्वल प्रोबेबिलिटीज के लिए 50% ऐड करेंगे एंड माय आंसर इज 83.89
एंड उसको परसेंटेज टर्म में ले लेंगे तो 83.89। तो ये z का मैंने ये कहां से देखा, तो कि नॉर्मल टेबल से। अब z के दो टाइप के टेबल है, तीन टाइप के वैसे तो, बट अभी इसके रिलेटेड दो ही टेबल अपने लिए यूजफुल है। तो यहाँ पे देखिए दूसरा टेबल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन पे देखिए। हाँ, क्यूमुलेटिव, क्या वर्ड लिखा होता है, क्यूमुलेटिव, राइट। और यहाँ पे क्या वर्ड लिखा रहता है, नॉर्मल। तो एग्जाम में कौन सा टेबल देंगे, डोंट नो, एग्जाम में वैल्यू समटाइम्स दे देते हैं। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आपको कैसे, अगर नॉर्मल नहीं लिखा तो इट स्टार्ट विथ 0 0 एंड विथ 0.499, राइट। ये आपका नॉर्मल टेबल है। तो नॉर्मल टेबल में हम 0.5 ऐड करते हैं। क्यूमुलेटिव में स्टार्ट विथ 0.55 एंड विथ 0.99। तो जब आप क्यूमुलेटिव वाले टेबल से देखेंगे 0.099, देखो ये जो हमारा आंसर आया है, तो मैं और करके लिखता हूं यहाँ पे, z इज इक्वल टू 0.99। अगर आप यहां से देखते तो 0.9 एंड ये 9, तो आपका आंसर डायरेक्टली आ गया पॉइंट। मैं वापस लेता हूं टेबल पे, आप देख लीजिए एक बार अच्छे से। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा, राइट, 0.8389, करेक्ट। तो अब इसमें आपको वापस 50% ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। चलो, अभी YouTube पे कमेंट है, कल आफ्टरनून का लिंक आपको मिल जाएगा बेटा, YouTube पे आज शाम तक आ जाएगा। कल का जो हम लोगों ने इनकम्प्लीट रखा था वही सम हम कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा। आपका डाउट्स क्लियर हो गया। चलो, अभी इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बोलो। 83.89 आएगा। अभी नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट क्या पूछा है, तो कि ये जो आपका रिक्वायरमेंट पार्ट है, हाँ रिक्वायरमेंट पार्ट हम 6 पे है। कौन सा क्वेश्चन, तो कल हमने कौन सा क्वेश्चन हाफ इनकम्प्लीट किया था, 16 वाला। उसमें 22 डेज वाला हो गया, नाउ 18 डेज। तो एक मैंने पॉसिबिलिटीज लिए लेस देन और एक लिए ग्रेटर देन। मेरा देखो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है 19, तो उसका 22 डेज का प्रोबेबिलिटी पूछा तो ऑब्वियसली मोर देन 50% आएगा। जब आपको यहाँ पे 18 डेज के लिए पूछा जाता है प्रोबेबिलिटी, 18 डेज अगर हम प्रोजेक्ट का अलोकेट करते तो प्रोबेबिलिटी कितना होना चाहिए, तो लेस देन 50%। आपका इंस्टीट्यूट में मॉड्यूल में वगैरह, पीएम में वगैरह ऐसा कर्व भी एक्सप्लेन किया हुआ है, वो भी आप समझ लीजिए। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ये एग्जैक्टली हाफ किया है तो दिस इज 50%। इसको अब 0% मान के चलो, इसको 100% मान के चलो। ये जो 50% में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, दैट इज योर प्रोजेक्ट ड्यूरेशन 19 डेज। आपको पहले पार्ट में पूछा था 22 डेज, तो आप जो पहले फाइंड आउट किया ना 0.3389, उसका प्रोबेबिलिटी इतना है एंड ऑलरेडी आपका 19 का इतना है, तो दिस इज कॉल्ड द शेडेड एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट। ये कंपलसरी नहीं है एग्जाम में, बट अगर ड्रॉ करते हो तो आपके मार्क्स कभी कट नहीं हो सकते। नाउ 18 डेज, तो प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली लेस देन 100% होगा। चलो, अभी यहाँ पे सेकंड 18 डेज, तो हमारा सेम रहेगा, z इज इक्वल टू x माइनस एक्स बार अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन। सो नाउ z इज इक्वल टू 18 माइनस स्टैंडर्ड डिविएशन, x बार इज 19 एंड स्टैंडर्ड डिविएशन आई थिंक 3.02 था। यस, ये रहा 3.02। तो जरा स्टूडेंट्स फाइंड आउट कीजिए, 18 माइनस 19 -1 होगा, -1, 18 माइनस 90 -1 डिवाइडेड बाई 3.02। तो आंसर आया है z इज इक्वल टू
माइनस 0.33। जरा चेक कर लीजिए आंसर में कोई चेंज है तो बताइए, कैलकुलेशन एरर हो तो बताना प्लीज। अभी देखो आपका माइनस में आंसर आया, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, और उसके बाद मैंने एक नेगेटिव वाला टेबल लिया है जहां पे क्लियरली लिखते हैं नेगेटिव। अब उसमें 0.33, तो नीचे से देखने का इसका 0.3, तो ये रहा 0.3 और आपका 3, तो यहां से हम लोग देखेंगे, देखो 0 1 2 एंड 3, आई थिंक 1 2 3 एंड 4th कॉलम था। चेक कर लेते हैं, एक सेकंड स्टूडेंट्स। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गया, हाँ, क्यूमुलेटिव गया, हाँ, नेगेटिव में 1 2 3 4th कॉलम का आंसर, हाँ, 0.3707। तो Z का आंसर डायरेक्टली आ गया आपका 37.07%। और आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में आप ऐसा ड्रॉ करेंगे तो आपका यहाँ पे 19 डेज है, आपको 18 डेज के लिए प्रोबेबिलिटी पूछा है, तो ऑब्वियसली लेस देन 50 इतना शेडेड एरिया रहेगा। अभी समझो आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और क्यूमुलेटिव प्रोवाइड करें, नेगेटिव नहीं करते तो जनरली आपको किया जाएगा नेगेटिव, अगर नेगेटिव नहीं करते तो Z इज इक्वल टू माइनस 0.33। आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में चेक कीजिए, हाँ, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या था 0.33, तो यहाँ पे देखिए 0.3 एंड 0.3, यहाँ पे 0.1293 आएगा, तो आप आंसर को ऐसा रखो माइनस 0.1293। एंड नॉर्मली हम क्या करते हैं, नॉर्मल टेबल से देखते हैं तो 0.5 ऐड करते हैं, यू विल गेट सेम आंसर 0.3070। सो योर आंसर इज 37.7%। इज इट क्लियर? कोई बोलेगा सर अगर हमें क्यूमुलेटिव वाला दे दिया टेबल, कोई बात नहीं, क्यूमुलेटिव वाले से देख लेते हैं भाई। 0.3 में तो आपका आंसर है 0.6219। सो यहाँ पे आपका आंसर ये 0.33 नेगेटिव, आप अगर क्यूमुलेटिव वाले से देखते हैं तो आपका आंसर लिखना है नेगेटिव 0.6293, और क्यूमुलेटिव वाले में 1 ऐड कर देने का, क्योंकि वो 1 से टोटल होता है ना, तो आपका आंसर सेम आ जाएगा 0.3707, 37.07%। सो आई डोंट थिंक सो कि अभी आपको इसमें कोई डाउट होगा। दोनों पार्ट कवर हो गया, 22 डेज 18 डेज, मतलब एक लेस देन हो गया, एक ग्रेटर देन हो गया। अभी कभी कभी आपको पूछ सकते हैं कि 19 डेज, तो 19 डेज तो आपका प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है, तो ऑब्वियसली उसका कोई कैलकुलेशन नहीं, सीधा प्रोबेबिलिटी लिख दो 50%। सो हम लोग एक सेंटेंस लिख देंगे, प्रोबेबिलिटी फॉर 19 डेज कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट इज 50%। तो यहां तक सबका हो गया। नाउ रिक्वायरमेंट पार्ट 7, लास्ट पार्ट, व्हाट प्रोजेक्ट ड्यूरेशन विल हैव 95% चांसेस कंप्लीशन। तो अभी देखो यहाँ पे अपने को क्या दे दिया है कि जब प्रोबेबिलिटी 95% है तो आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के चांसेस कितने हैं, डेज। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन पूछा है, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, क्या ड्यूरेशन हो सकता है, दिस इज द क्वेश्चन। कोई बात नहीं, हम लोग तो करेंगे इसको सॉल्व। देखो अपने पास यहाँ पे z इज इक्वल टू x माइनस एक्स बार अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन। ये z दे दिया 1 पॉइंट, आपको दे दिया है यहाँ पे आंसर दे दिया 95%। z कितना प्रोबेबिलिटी दे दिया 95%, तो उसका आंसर ऑलरेडी दे दिया। हमें क्या फाइंड आउट करना है, x बार इज 19 डेज और स्टैंडर्ड डिविएशन 3.0।
अभी समटाइम्स है ना Z 95% के लिए वैल्यू दे देंगे, अगर दे दिया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं दिया तो देखो कैसे दे सकते हैं, मैं क्वेश्चंस में बताऊं आपको, सीधा ऐसा लिख के दे देंगे। हाँ देखो ये क्वेश्चन में 95% Z 0.95 इज 1.65, तो मैं अभी जस्ट उसको लिख लेता हूँ यहाँ पे 1.65, वो कैसा आएगा वो भी बता देता हूँ। तो नाउ 1.65 इंटू 3.02, जो भी आंसर आएगा उसको 19 में ऐड कर दो, तो आपका x का आंसर आ जाएगा 23.983, एंड यहाँ पे क्वेश्चन में ड्यूरेशन डेज है कि वीक से वो चेक कर लेने का, डेज। सृष्टि ने पूछा जिग्नेश सर विच टेबल फाइनली वी शुड प्रिफर फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम्स। आई प्रिफर ऑलवेज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, बट मैंने ये तीनों ऑप्शन इसके लिए बता दिया बेटा कि एग्जाम्स में अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल नहीं दिया है एंड क्यूमुलेटिव दिया है तो आपको क्यूमुलेटिव यूज करना पड़ेगा, और नेगेटिव के लिए जनरली वो नेगेटिव का टेबल देना चाहिए, बट टेबल नहीं दिया नेगेटिव का तो कैसे करना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया, राइट। तो आप प्रिफर करो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। चलो तो ये आया आंसर। अभी Z 95% ऐसा नहीं दिया होगा, 1.65 क्वेश्चन में जनरली दे देते हैं। सर yesterday second part not started till 3:15, I think some issue, can we get second part on YouTube? हाँ बेटा कल है ना 3:15 बजे तक नहीं कर पाए थे हम लोग ड्यू टू सम टेक्निकल एरर, और YouTube पे लाइव स्ट्रीम भी नहीं कर पाए थे, तो ये लेक्चर्स खत्म होते ही शाम तक आपको YouTube पे अपलोड करके मिल जाएगा लिंक, ठीक है बेटा। ऋषिकेश जी आपके साथ शेयर कर लेंगे। हाँ अभी देखो Z 95% अपने को अगर 1.65 दे दिया है, वेल एंड गुड, अगर नहीं दिया होगा तो हमको कैसे करना चाहिए। देखो 95% का मतलब होता है 0.95, तो हम यहाँ पे हाँ क्यूमुलेटिव में 0.95 आंसर दिखेंगे, तो देखो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ रेड से, ये 93 आया, नहीं चाहिए 94 आया, हाँ यहाँ पे 95 आ रहा है, देखो दिस वे, तो यहाँ पे 0.04 एंड 05 है, तो यहाँ पे 1.6 है, तो हमारा आंसर ऐसा हो सकता है बेटा कि हम लोग ऐसा लिख के 1.64 का आंसर है 0.9495 एंड 1.65 का आंसर है 0.9505। माय आंसर इज बिटवीन दिस टू, राइट। तो आप एफएम में इंटरपोलेशन के हिसाब से अगर सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 1.645, बट यहाँ पे इंटरपोलेशन की जरूरत नहीं है, इंस्टीट्यूट अपने लिबर्टी दिए, आइदर यू कैन सिलेक्ट 1.64 और आइदर यू कैन सिलेक्ट 1.65, हमारा आंसर इसके बीच में है। अगर सर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में क्यूमुलेटिव वाले में से आपने देखा, अगर हम नॉर्मल वाले में से देखते तो, अगर आपको नॉर्मल टेबल से देखना है, अगर नॉर्मल टेबल से देखना है, अगर नॉर्मल दिया होता तो Z 95% है, सो इट शुड बी 9.95, उसमें से 0.5 लेस कर दो, क्योंकि आप क्या करते थे 0.5 ऐड करते थे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में। क्या कमेंट है sir, we have tend to get confused in the log table, learning coach chapters also has used log and anti-log table, I request please repeat this use of log when we do learning coach chapter sir। हाँ ठीक है बेटा मैं कर लूंगा, लर्निंग को करेंगे तब एकदम आराम से बता दूंगा। अभी यहाँ पे देखो ये 0.5 आया, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में 0.45 का आंसर ऐसे ढूंढते जाएंगे, इधर 4.2 मिल रहा है, इधर 4.3 है, इधर 4.4 है, हाँ ये रहा, ऑब्वियसली इधर भी सेम आएगा 0.45,
तो यहाँ पे देखो 1.64 पे अगर आप आंसर देखते हो, ये रहा 1.64, तो आपको आंसर मिलेगा 4495, 1.65 पे 0.4505. So either you go for interpolation avoid करो, either you can take 1.65 or 1.65, 4 या तो 5, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अर्ली 1.64 लोगे तो 23.983 की जगह पे 97 समथिंग आएगा, 98। सो आंसर आपका तीनों करेक्ट है, राइट। तो आई थिंक अभी पट के उसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा, किसी को भी पट में कोई डाउट नहीं होगा। अगर किसी को कुछ डाउट है तो मुझे पूछ लीजिए, नहीं तो पट की स्टोरी खत्म। नाउ हम लोग जाएंगे सीधा सीधा आज सबसे इंपॉर्टेंट सीपीएम पट में, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे एक्साइटेड रहते हैं स्टूडेंट्स, कौन सा रहता है? क्रैशिंग वर्ड, राइट। करवाना है ना क्रैशिंग मेरे को, कि ऑप्शन में छोड़ना है? हेलो, क्या रिप्लाई है? व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग बिटवीन 19 एंड 21 डेज? अच्छा, 19 एंड 21 डेज का प्रोबेबिलिटी वो प्रीवियस क्वेश्चन है, उसमें आप कैसे ले सकते हैं? ओके, सीपीएम पट करना है। अच्छा, डेल लिखा है तो आप रीनेम कीजिए ना बेटा, तो अपने को पता चले कि आप कौन बात कर रहे हैं मेरे से। ठीक है, कहाँ पे आपको 19 चाहिए? हाँ, 19 एंड 21 डेज। तो आप बेटा क्या करोगे? 21 डेज का प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करोगे, जो प्रोबेबिलिटी का आपको आंसर मिलेगा, राइट। और आपने क्या पूछा था चार्ट में? 21 का पूछा था, और क्या पूछा था? हाँ, 19 बिटवीन, तो 19 का तो 50% है, तो 50 से ज्यादा आ गया, जैसा आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में ऐसा हो जाएगा कि 19 के लिए आपका यहाँ पे 19 में है, आपको 21 चाहिए, तो 21 एंड 19 का जो ये आंसर आएगा ना, यहाँ पे 0.5 ऐड ही मत करो, तो 19 एंड 21, तो 0.5 तो है ही 19 का, प्लस आपका आंसर आ जाएगा, राइट। ठीक है बेटा, चलो। नाउ मोस्ट इंपोर्टेंट क्रैशिंग, आई थिंक आपका डाउट क्लियर हो गया होगा 19 एंड 20 के बीच में वाला। सर हाउ मच फॉर लास्ट पार्ट मार्क्स विल बी अलोकेटेड? जोसना, आप कौन से पॉइंट की बात कर रहे हो? 16 में ना? तो बेटा अभी समझो ये 12 मार्क का क्वेश्चन पूछते हैं, मैंने जो 16 कराया वो जनरली 12 का पूछना चाहिए, 12 का पूछा तो इसका सबका दो मार्क्स रहेगा हर एक का, राइट। 2 मार्क्स दे अलोकेट। 10 मार्क्स का पूछा तो 1.5 समथिंग अराउंड। नाउ इंपॉर्टेंट पार्ट, क्रेसिंग। कल भी किसी ने बोला था सर क्रेसिंग मिस मत करवाना, एक आध और कोई कॉन्सेप्ट नहीं हुआ तो चलेगा, बट नहीं, हम लोग क्रेसिंग कर लेंगे, एकदम अच्छे से करेंगे। अभी हम लोग क्रेसिंग की थियरी पे जाएंगे। चलो, अभी देखो यहाँ पे मैं क्रैशिंग की थियरीज आपको पहले बता दूं। इस तरह का आपको क्वेश्चंस में मिले, नॉर्मल टाइम, क्रैश टाइम, नॉर्मल कॉस्ट, क्रैश कॉस्ट। अगर इस तरह का अगर आपको मिल जाए तो ये क्वेश्चन किसका है? क्रैशिंग का क्वेश्चन है, राइट। अब देखो सबका इंटरप्रिटेशन कैसे है, तो कि नॉर्मल टाइम, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 to 2 एक्टिविटी, अगर हम नॉर्मल जो हमारा वर्किंग आवर्स है 10 to 6 मान के चलते 8 आवर्स अ डे, तो उसमें अगर हम करेंगे नॉर्मली काम तो 4 दिन में हो जाएगा। और उसके सामने जो नॉर्मल कॉस्ट लिखी ना 1500 रुपया, सो 4 डेज का मेरा कॉस्ट कितना होगा? 1500 रुपीज, राइट। दिस इज द इंटरप्रिटेशन। अभी कैसे होता है कि समटाइम्स मेरे माइंड में होता है कि भाई मेरे को प्रोजेक्ट को जल्दी कंप्लीट करना है, बिफोर शेड्यूल, जो हमने बनाया उससे पहले करना है। तो ऐसा क्यों करना चाहते हैं हम लोग? तो हम लोगों को उसमें
क्या देखना होता है कि भाई नया प्रोजेक्ट हमारे हाथ में लगने वाला है और वो प्रोजेक्ट तभी स्टार्ट कर सकते हैं जब हमारा पुराना प्रोजेक्ट कंप्लीट हो। तो इसके लिए हम क्रैशिंग टेक्निक्स यूज करते हैं। तो क्रैशिंग का टेक्निक यूज करने का हमारा ऑब्जेक्टिव होता है रिडक्शन इन प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, रिडक्शन इन प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लेबर लगाएंगे, जितने काम कर रहे हैं उससे ज्यादा, या तो अपने लेबर को बोलेंगे 10 to 6 की जाए आप सुबह 8 बजे आ जाओ, रात को 8 बजे तक काम करो, हम ओवर टाइम देंगे। अगर ऐसा कुछ करेंगे तो हम लोग ये एक्टिविटी 3 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन हमारा कॉस्ट बढ़ जाएगा, हमारा कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो 3 दिन में कंप्लीट करने का कॉस्ट हमारा लग गया 2000 रुपीज, राइट। तो हमने ऐसा सोचा कि भाई अगर हमको 3 दिन में करवाना है तो हमको 2000 देना पड़ेगा। सो आई हैव टू पे 500 रुपीज, 2000 minus 1500 divided 4 minus 3, 500 rupees per day. So I have to spend additional cost per day 500. अब देखो कोई भी एक्टिविटी हमें कंप्लीट करनी है, कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, तो एक होता है डायरेक्ट कॉस्ट, एक होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो डायरेक्ट कॉस्ट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द एक्टिविटीज एंड हर एक एक्टिविटी का ये डायरेक्ट कॉस्ट होता है। इनडायरेक्ट कॉस्ट आपको जनरली प्रोजेक्ट ड्यूरेशन इनटू कॉस्ट पर डे दिया जाएगा, राइट। तो जैसे हम लोग यहाँ पे रिडक्शन ड्यूरेशन करते हैं एक्टिविटी का, वैसे आपका डायरेक्ट कॉस्ट बढ़ता है एंड साथ में पॉसिबिलिटी है कि आपका इनडायरेक्ट कॉस्ट रेड्यूस हो जाए। ये दोनों का कॉम्बिनेशन करके हम क्रैशिंग करेंगे। अब देखो मैं आपको ये जो मैंने लिखा ये क्या किया, तो कि भाई यहाँ पे जो किया उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट स्लॉप। अब ड्यूरेशन आपको दे सकते हैं डेज, आवर्स, आवर्स दिया तो पर आवर, डे दिया तो पर डे, वीक्स दिया तो पर वीक एंड मंथ देंगे तो पर मंथ। क्या फॉर्मूला होगा, तो कि भाई यहाँ पे देखो क्रैश कॉस्ट लिखा था, तो क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट, हमने यही किया, नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम, राइट। मैं आपको टाइम दूंगा लिखने का, ये देख लो, ये अपना कॉस्ट स्लॉप हो गया, मतलब एडिशनल कॉस्ट। Cost slope is nothing but the additional cost. Jignesh sir, can you please tell why crash cost cumulative में इंक्रीज होती है विथ एवरी क्रैश एक्टिविटी? सृष्टि आप माइक अनम्यूट करके 2 मिनट आप मुझे अपना डाउट प्रॉपर बताओगे प्लीज? गुड मॉर्निंग सर, एम आई ऑडिबल? आपने क्या डाउट पूछा बेटा, मेरे को डाउट नहीं समझा आपका। सर आवाज आ रही है मेरी? हेलो हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ हाँ, यस सर मुझे ये पूछना था, क्रैशिंग कॉस्ट हम जब कोई भी एक्टिविटी को क्रैश करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल 5000 रुपीज मैंने एक्टिविटी 1 एंड 2 को क्रैश करने में निकाल दिया, तो जब मैं 2 एंड 3 को क्रैश करूंगी तो उसकी जो क्रैश कॉस्ट आएगी वो तो आएगी, बट 1 एंड 2 की भी मुझे उसमें ऐड करके दिखानी होती है। तो सर मुझे यहाँ पे ये कंफ्यूजन थी, वो क्यों करना होता है? अच्छा अच्छा ठीक है। अभी देखो बेटा आपका डाउट मेरे को समझ में आ गया, लेकिन ये डाउट का आंसर मैं ना अभी ऑन द स्पॉट नहीं दे रहा हूँ आपको, मैं अपना थियरी एकदम एक्सप्लेन कर देता हूँ और उसके बाद एक क्वेश्चंस हो जाएगा, तब तक आपका डाउट 100% क्लियर हो जाएगा। नहीं हुआ तो स्पेसिफिकली वापस बात करेंगे बेटा। ओके सर, नो प्रॉब्लम। थैंक यू। चलो अभी देखो क्रैशिंग, और मेरे को ऐसा स्ट्रांगली फील हो रहा है कि नवंबर 20 में 8 to 10 मार्क्स का इंस्टीट्यूट पूछ सकती है। अभी कोई बोलेगा सर आपने पेपर निकाला, नहीं भाई अपन ने पेपर नहीं निकाला, 2000 से एक ही काम कर रहा हूं मैं, कॉस्टिंग ओआर। तो ये मेरा एक्सपेक्टेशंस क्यों है, तो मैंने लास्ट 5 पेपर ऑब्जर्व किए, कहीं पे भी क्रैशिंग का सीन नहीं दिख रहा मेरे को, तो ये बार क्रैशिंग के चांसेस हाईएस्ट है। अब देखो क्रैशिंग में मेरा ऑब्जेक्टिव होता है रिडक्शन इन प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, मतलब मैंने जो नॉर्मली हम लोग नेटवर्क बनाते हैं और नेटवर्क का जो ड्यूरेशन होता है उसको रिड्यूस करने का मेरा ऑब्जेक्टिव होता है। अब रिड्यूस करते वक्त साइमल्टेनियसली हम कॉस्टिंग के फैकल्टी कॉस्ट को कंसीडर करते हैं, कॉस्ट कॉन्शियस होते हैं, तो हमारा ऑब्जेक्टिव ध्यान से सुनो, रिडक्शन इन प्रोजेक्ट ड्यूरेशन विदाउट इंक्रीज इन टोटल कॉस्ट। मतलब हमने जो नॉर्मल ड्यूरेशन जो रखा था उसका जो टोटल कॉस्ट है डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट,
वो जितना रहेगा उतना या तो उससे कम होना चाहिए, बट उससे ज्यादा नहीं. दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमम ड्यूरेशन. आई थिंक मैंने क्या बताया वो आपको समझ में आया बेटा. दूसरा होता है मिनिमम ड्यूरेशन. देखो अब भी है ना, आप यहां से मेरे साथ साथ लिखना चालू करो. क्रेसिंग को दो पार्ट में डिवाइड करो, ऑप्टिमम ड्यूरेशन, मिनिमम ड्यूरेशन. ऑप्टिमम ड्यूरेशन में मेरा ऑब्जेक्टिव है, देखो एकदम मैं सिंप्लीफाइड कर रहा हूं, रिडक्शन इन प्रोजेक्ट ड्यूरेशन. अभी इंपॉर्टेंट वर्ड आएगा, फ्रॉम. कहां से सर रेड्यूस होगा, कहां से? फ्रॉम नॉर्मल. नॉर्मल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन का मतलब होता है क्रिटिकल वाला. क्रिटिकल पाथ का जो आप हाईलाइट करते हो ना, क्रिटिकल पाथ इज दिस 1 to 2 to 2 3 एक्सेट्रा एंड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन इतना, वहां से. सो रिडक्शन इन प्रोजेक्ट ड्यूरेशन फ्रॉम नॉर्मल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन. नॉर्मल मीन्स क्रिटिकल पाथ. नाउ इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके लिए, विदाउट इंक्रीज इन टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट का मतलब प्रोजेक्ट जो आपका नॉर्मल ड्यूरेशन में जितना कॉस्ट होगा उससे ज्यादा नहीं. टोटल कॉस्ट का कॉम्बिनेशन होता है डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट. तो मेरा ऑप्टिमम ड्यूरेशन जब भी पूछते हैं मुझे, जब भी ऑप्टिमम ड्यूरेशन पूछते हैं, मैं वहां पे स्टॉप हो जाऊंगा जहां कॉस्ट बढ़ना चालू होगा. सर एक एग्जांपल हो जाए. यस देखो मैंने बताया, सपोज मेरा प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है 13 डेज एंड मेरा कॉस्ट है 6650. मैं 12 डेज पे आया और मेरा कॉस्ट हो गया 6550 से एग्जांपल. फिर मैं 11 डेज पे आया, मेरा कॉस्ट हुआ 6450. मैं 10 डेज पे आया और मेरा कॉस्ट हो गया से एग्जांपल 6450. सपोज 9 डेज पे आया 6750 आ गया, तो मेरा कॉस्ट जहां तक बढ़ा नहीं, देखो 655 से मैं यहां तक, तो 6450, तो ये 10 डेज ऑफ ऑप्टिमम ड्यूरेशन हो जाएगा. जहां पे कॉस्ट बढ़ना चालू हुआ ऑप्टिमम ड्यूरेशन स्टॉप हो गया. राइट. तो ऑप्टिमम ड्यूरेशन में प्रोजेक्ट ड्यूरेशन रेड्यूस होना चाहिए एंड साथ में कॉस्ट इंक्रीज नहीं होना चाहिए. तो सर मिनिमम ड्यूरेशन में क्या होगा, तो क्या रिडक्शन इन प्रोजेक्ट ड्यूरेशन फ्रॉम ऑप्टिमम ड्यूरेशन. जहां मैंने ऑप्टिमम ड्यूरेशन का स्टॉप किया वहां से. सो रिडक्शन इन प्रोजेक्ट ड्यूरेशन फ्रॉम ऑप्टिमम ड्यूरेशन. ये समझ में आया. देखो अभी क्रैशिंग में दो ऑब्जेक्टिव है, ऑप्टिमम ड्यूरेशन, मिनिमम ड्यूरेशन. ऑप्टिमेशन में मैं प्रोजेक्ट को ड्यूरेशन रिड्यूस करना चाहता हूं बट कॉस्ट बढ़नी नहीं चाहिए. एंड मिनिमम ड्यूरेशन के लिए मैं रिड्यूस करूंगा, कॉस्ट बढ़ेगी ही बढ़ेगी. कॉस्ट बढ़ेगी. सर कॉस्ट क्यों बढ़ाना चाहते हो, क्योंकि सामने नया अपॉर्चुनिटी होगा मेरे पास जिसको मैं अवेल करना चाहता हूँ, और जितना मेरा यहाँ पे कॉस्ट बढ़ेगा उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा मुझे बेनिफिट होने वाला होगा. तो मैं ये प्रोजेक्ट से जल्द फ्री होना चाहता हूँ भले हमारी कॉस्ट बढ़ जाए. क्योंकि हम नेटवर्क का जो करते हैं, ड्रो वगैरह नेटवर्क का प्लानिंग करते हैं बिफोर कॉमेंसमेंट ऑफ द वर्क होता है, और एक्चुअल में वर्क कॉमेंसमेंट होने के बाद नए नए जो अपॉर्चुनिटीज आती है, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, हम लोग कभी कभी ये क्रैशिंग करते हैं. मतलब अगर हमारा नॉर्मल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन में क्रिटिकल एक्टिविटी का एक दिन भी अगर डिले हो गया तो हमारा प्रोजेक्ट ड्यूरेशन डिले हो जाता है. वैसे ही अगर नॉर्मल ड्यूरेशन जो प्रोजेक्ट का है उसमें क्रिटिकल एक्टिविटी को आप सिलेक्ट करोगे और उसका क्रिटिकल एक्टिविटी का ड्यूरेशन अगर रिड्यूस करोगे तो आपका प्रोजेक्ट ड्यूरेशन रिड्यूस हो जाएगा. तो क्रैशिंग के अंदर हमको किसको टारगेट लेके चलना है, क्रिटिकल एक्टिविटी. आई थिंक यहां तक आपने लिख लिया होगा. अभी कॉस्ट स्लॉप, अभी आएगा कॉस्ट स्लॉप पर, ये ऑलवेज पर क्वेश्चन में जो भी ड्यूरेशन दिया होगा, पर डे, पर आवर्स, पर वीक, पर मंथ एंड सो ऑन, जो भी बेस आपका होगा. राइट.
राइट। अब देखो यहाँ पे कॉस्ट स्लोप के लिए हम लोग लिखेंगे क्रेस्ट कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट अपॉन, मैं एक ही क्वेश्चन कराऊंगा बट सब कुछ कवर कर लूंगा, नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम। चलो इतना लिखा आप लोगों ने। होपफुली सबने लिख लिया होगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं। चलो थैंक यू। अभी देखो स्ट्रेट अवे ज्यादा मैं थियरी आपको कॉन्सेप्चुअली सम कराते कराते ही बता दूंगा। अभी सीधा हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, the following table gives the activity and other relevant data for the project. Activity 122, 123, 124, 223, 225, 325. Normal time, crash time, normal cost, cash cost is given in the question. अब देखो अपने को आगे क्या पूछा है, इनडायरेक्ट कॉस्ट भी इंफॉर्मेशन दिया है। तो क्रेसिंग में जनरली आपको डायरेक्ट कॉस्ट बोलेंगे। सर डायरेक्ट कॉस्ट किसका होगा? तो क्या भाई डायरेक्ट कॉस्ट, ये जो लिखा है ना नॉर्मल कॉस्ट, दैट इज आल्सो नोन एज डायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है। चलो अभी यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। चलो अब आगे क्या लिखा है बेटा? तो क्या इनडायरेक्ट कॉस्ट पर डे इज 200 रुपीज। ड्रॉ द नेटवर्क, find the normal duration and cost of the project, find the optimum duration and cost of the project, find the minimum duration of the project and cost associated with that, find the additional cost of the project for minimum project duration. तो ये तीनों पार्ट आपके क्रेसिंग के, राइट। तो पहला पार्ट नॉर्मल, क्वेश्चन नंबर 11 का पहला पूछा है ड्रॉ द प्रोजेक्ट नेटवर्क। तो अभी नेटवर्क में देखो अपने पास एक्टिविटी है 1 to 2 एक्टिविटी है, 1 to 3, 1 to 4। तो मैं यहाँ पे नॉर्मल नेटवर्क जो आपका होगा वो ड्रॉ कर रहा हूँ। वन टू टू, 1 to 3 एंड 1 to 4। तो आपका 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4 कवर्ड हो गया। नाउ 2 to 3, 2 to 5 है। तो देखो 2 to 3 आपका ये हो गया 2 to 3। फिर उसके बाद 2 to 5 है। तो मैंने यहाँ लिखा 5 एंड ड्रॉ किया 2 से 5। अभी 3 to 5, 4 to 5। तो ये आपका 3 to 5, ये आपका 4 to 5। देखो हम लोग देख लेते हैं 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4, 2 से 3, 2 से 5, 3 to 5, 4 to 5। नाउ नॉर्मल डेज को मिडल में लिखेंगे 4 to 5, 2 to 3 का 7, 2 to 5 का 7, 3 to 5 2 एंड 4 to 5 5। अभी देखो मेरे को यहां से पता चल जाता है क्रिटिकल पाथ कौन सा है। ड्यूरेशन को ऐड करो 1 to 2, 2 to 5, 4 plus 7 11, 1 to 3, 3 to 5, 2 plus 2 4, 1 to 4, 4 to 5, 5 plus 5 10। सो 11 आया, 4 आया, 10 आया। अब 1 to 2 4 plus 2 to 3 7 11, 3 to 5 2, तो 13। तो ये क्रिटिकल पाथ है 1 to 2, 2 to 3, 3 to 5। बट एग्जाम में आप जब तक ESLF लिख के नहीं बताते हो तो आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। अगर एग्जाम में टाइम नहीं है तो आपने लास्ट मोमेंट पे लिख दिया डायरेक्टली, ठीक है। अदरवाइज आपको ये ESLF लिखना ही है। तो ES का आंसर देखते हैं अपना, ये ऑलवेज 0 से स्टार्ट होगा। 0 plus 4। अभी 3 में 2 इनकमिंग एरो है, 1 से 3 एंड 2 से 3। सो 0 plus 2 2 एंड 4 plus 7 11।
तो जैसे मैंने यहाँ पे 11 लिखा, मुझे पता चल गया 1 2 3 में टोटल फ्लोट 9 होगा। सर कैसे कैलकुलेट किया? तो देखो मेरा 1 2 3 एक्टिविटी 2 दिन में खत्म हो रहा था, फिर भी मैंने 11 दिन इधर लिखा, इसका मतलब 9 डेज में फ्री हूँ। 4 0 + 5 5। नाउ 5 के लिए 4 to 5 5 + 5 10 2 to 5 4 + 7 11 and 11 + 2 13। नाउ यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लेटेस्ट फिनिश अगेन 30 4 के लिए, तो 4 से एक ही आउटगोइंग हो रहा है 4 to 5, तो 13 - 5 कितना आंसर होगा? 13 में से 5 को निकाल दो, क्या आंसर आएगा? 8। अब 3 का, तो 3 to 5 एक ही आउटगोइंग एरो है, तो 13 - 2 11। नाउ 2, तो 2 से 5 एक है एंड 2 से 3 है, तो 5 to 2 में देखो 13 LF का -7, तो आपको आंसर मिलेगा 6। एंड 2 to 3 में 3 का LF है 11, उसमें से ड्यूरेशन 2 to 3 का 7 निकाल देंगे तो LF आएगा 4, विच एवर इज लोअर। फिर 1 से 2 1 से 3 एंड 1 से 4, तो 8 - 5 3 11 - 2 9 एंड 4 - 4 0। तो आपका क्रिटिकल पाथ को या तो डबल डार्क लाइन कर दो एकदम, या तो ऐसा मैंने कट किया वैसा कर दो। आपका सेकंड पार्ट का आंसर क्या पूछा है? नॉर्मल ड्यूरेशन एंड कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। तो देखो यहाँ पे मैं सेकंड पार्ट का आंसर लिखूंगा, नॉर्मल, पहले मैं लिख देता हूँ वर्ड क्रिटिकल पाथ is 1 to 2 2 to 3 3 to 5 and normal project duration is equal to 13 days। तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें कुछ डाउट होगा, इसमें मेरे को ज्यादा आपको टाइम भी देने की जरूरत नहीं, आपने लिख लिया होगा, फिर भी मैं थोड़ा सा इक्वेट कर लेता हूँ। यूट्यूब पे किसी की कुछ कमेंट्स डाउट कुछ हो तो मैं चेक कर लेता हूँ साइमल्टेनियसली, क्या मेरे को यूट्यूब पे भी थोड़ा सा देखना पड़ता है। चलो हाँ, कल आपने जो मुझे क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10 PM का, वो मैं कवर करूंगा जस्ट क्रैशिंग खत्म होते। आपको सीपीएम पट इतना अच्छे से करा दूंगा, भले थोड़ा सा 2 आवर्स ज्यादा लगे 1 आवर ज्यादा लगे, बट हम अच्छे से करेंगे ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं। और आपका सीपीएम पट का क्वेश्चन आया मतलब जितने मार्क्स का पूछा आपकी पॉकेट में वो मार्क्स आने चाहिए, आपको मिलने चाहिए। ड्यूरिंग द एग्जाम कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। नाउ अपने को पूछा है कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। तो कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट में हमारा यहाँ पे एक कॉस्ट होता है डायरेक्ट कॉस्ट और दूसरा कॉस्ट होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट को हम नॉर्मल कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जनरली गलती करते हैं कि वो क्रिटिकल एक्टिविटी का ले लेते हैं, ऐसा नहीं। वेदर इट इज एक्टिविटी इज क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल, हमको तो जब भी सब एक्टिविटी कंप्लीट होगी नॉर्मल एज वेल एज क्रिटिकल, तब जाके मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। तो इसका टोटल लेंगे तो आई थिंक 4050 आना चाहिए। प्लीज जरा चेक कर लेंगे प्लीज, अगर कोई चेंज है तो बताइए। 600 + 400 + 750 + 400 + 800 + 500 + 600, कुछ चेंज है तो बताइए। मेरे हिसाब से 4050 टोटल होगा। इनडायरेक्ट कॉस्ट यहाँ पे लिखा है पर डे 200 रुपीज। मेरा प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन देखो कितना है, 13 डेज। तो 13 डेज इंटू ₹200 2600। तो अगर मैं नॉर्मली 13 डेज में काम कंप्लीट करूंगा तो मेरा खर्चा होगा 6650। यहां तक लिखा आप लोगों ने? किसी को कोई डाउट हो तो बोलो। चलो ठीक है, मित्तल ने बताया 4050 करेक्ट है, 2600 यहाँ तक हो गया। अभी नाउ थर्ड, find the optimum duration and cost of the project. Fourth, find the minimum duration of the project and cost associated with that. तो थर्ड एंड फोर्थ पार्ट के लिए मैं यहाँ पे एक वर्किंग कर रहा हूँ, एकदम सिंपल वर्किंग नोट करनी है अपने को। अब वर्किंग नोट 1 एंड 2 अलग अलग वर्किंग नोट होगी।
तो वर्किंग नोट का क्या हेडिंग होना चाहिए? तो क्या भाई स्टेटमेंट शोइंग नॉर्मल डेज, फिर यहाँ पे देखो क्रैश टाइम लिखा है, दैट इज क्रैश डेज है, मैं लिख रहा हूँ क्रैशिंग डेज, क्रैश नहीं लिख रहा हूँ क्रैशिंग। क्या डिफरेंस है मैं बताता हूँ। क्रैशिंग डेज एंड कॉस्ट स्लॉप पर डे। अभी आप लोग लिखो मत, मैं लिखने का टाइम आपको प्रॉपरली प्रोवाइड करूंगा। पाथ पहले समझ लो हम लोग कैसा लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पाथ लिखना चाहता हूँ, फर्स्ट पाथ। वो मेरा कौन सा होना चाहिए? तो कि मैं जनरली प्रेफर करता हूँ, मैंने बोला इट इज रिकमेंडेड फ्रॉम माय साइड, इट इज जनरली प्रेफर्ड बाय मी, राइट? ऐसा हार्ड एंड फास्ट कहीं नहीं लिखा है। क्रिटिकल पाथ में पहले लिख लेता हूँ 1 to 2, 2 to 3 एंड 3 to 5। सिर्फ आप समझने में ट्राई कीजिए, बस आप लिखने के पीछे मत जाइए, मैं पूरा टाइम दूंगा। 1 to 2, 1 to 2, 2 to 3 and 3 to 5। So this is the critical path। और मैं इधर फर्स्ट पाथ के बाजू में सी लिख के रख देता हूँ। सी लिखने का मतलब आपको समझ में आ गया कि ये क्रिटिकल है, राइट? अब देखो इसके अंदर एक्टिविटीज कौन सी आपकी कवर होगी। तो के 1 to 2, देखो मैं एकदम सिंप्लीफाइड करने वाला हूँ, थोड़ा सा आपको वर्किंग नोट समझने में टाइम लगेगा, एक बार समझ में आ गया तो एकदम सिंपल हो जाएगा। ये मैंने एक्टिविटी लिख दी क्रिटिकल पाथ की। अभी मैं यहाँ पे आया और मैंने बोला कि भाई ये 1 to 2, 2 to 3 एंड 3 to 5 तो हो गया। नेक्स्ट में नेक्स्ट हाईएस्ट ड्यूरेशन वाला पाथ लिखने की ट्राई करूंगा। तो क्या 4 + 7 11, सो 1 to 2, 2 to 5। अगर ऐसा आप नहीं कर पाए और कोई ऑर्डर अलग ऑर्डर में लिखा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने 3 लाइन यहाँ पे छोड़ दिया क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ लिखना होगा। तो आपका था 1 to 2 एंड 2 to 5। देखो मैं ये पाथ की बात कर रहा हूँ, हाँ 1 to 2, 2 to 5, 4 + 7 वाला। तो उसके बाद हम लिखेंगे 1 से 4, 4 से 5, उसका 10 डेज है। तो आपका यहाँ पे एक्टिविटी कवर्ड होगा 1 से 2, सॉरी 1 से 2, 2 से 5, मैंने 3 लाइन छोड़ दिया। थर्ड 1 से 4, 4 से 5 था आई थिंक, देखो यस 1 से 4, 4 से 5। तो दो एक्टिविटी है 1 to 4, 4 to 5। फिर मैंने 3 लाइन छोड़ दिया सेफर साइड। फोर्थ पार्ट आपका 1 to 3, 3 to 5। तो इधर दो एक्टिविटी 1 to 2 एंड 1 to 3 एंड 3 to 5। अभी देखो 1 का नॉर्मल ड्यूरेशन है 4। कोई एक ही स्टूडेंट्स माइक अपना अनम्यूट करो और मुझे ड्यूरेशन लिखने में हेल्प करो प्लीज। 1 to 2 का कितना ड्यूरेशन है? 4। चलो ठीक है मैं लिख लेता हूँ। 2 to 3, 7। कहीं कुछ एरर है तो बताना। 3 to 5, 2। टोटल मेरा ड्यूरेशन हो गया 30। फिर मैं लिखने जा रहा हूं उनका क्रैशिंग डेज। तो देखो 1 to 2 एक्टिविटी है, उसका नॉर्मल ड्यूरेशन है 4 एंड क्रैश टाइम है 3। क्रैश टाइम का मतलब हुआ कि मिनिमम टाइम इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द एक्टिविटी। तो एक्टिविटी 1 to 2 हम लोग कितना भी ओवर टाइम करें, एडिशनल लेबर फोर्स लगाए, एडिशनल खर्चा करें, फिर भी 3 दिन तो होगा ही होगा। तो 4 - 3, तो बिफोर शेड्यूल हम एक दिन लगा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रैशिंग डेज। मतलब जितने दिन से पहले हम एक्टिविटी कंप्लीट कर सकते हैं, दैट कॉल्ड क्रैशिंग डेज। सो 1 to 2 में 1 डेज है। नाउ अभी हम 2 to 3 की बात करेंगे।
तो 2 to 3 में एक इधर 7 है, इधर 5 है, तो 2 days आएगा, सो 2। फिर आपका कौन सा था 3 to 5, तो इधर आया मैं 3 to 5 2 एंड 1, तो क्या आंसर आएगा 1, और इधर टोटल मेरा आ जाएगा 4। जैसे मैंने नॉर्मल डेज एंड क्रेसिंग डेज लिख लिया क्रिटिकल पाथ का, मेरा मिनिमम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन का आंसर रेडी हो गया। 13 टोटल नॉर्मल डेज, क्रेसिंग डेज 4, 9 आना चाहिए। क्या कमेंट आया, प्लीज एक्सप्लेन क्रेसिंग डेज अगेन। रुपी का बेटा देखो यहाँ पे नॉर्मल आपको लिखा है 4 days एक्टिविटी 1 to 2 एंड क्रेश टाइम लिखा है 3 days। तो क्रेश टाइम का मतलब होता है कि मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द एक्टिविटी। तो 4 and 3 दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 1 days है। सो क्रेशिंग डेज इज नथिंग बट वी कैन से normal time, anti-normal time है, and this is a CT means crash time. So difference between normal time and crash time. Okay, समझ में आ गया बेटा? तो ये लिख लिया मैंने। अभी देखो अपने को 1 to 2 एक्टिविटी ऊपर लिखा ही हुआ है 4 and 1। चलो फिर 2 to 5, तो यहाँ पे हम देखते हैं। आपको स्टार्टिंग में लगेगा सर थोड़ा स्लो चल रहा है, बट स्लो करना ही पड़ेगा, नहीं तो क्रैशिंग समझेगा ही नहीं। अभी किसका लिखना है 2 to 5, तो 2 to 5 में 7 है और इधर 6 है, तो 1 days आ जाएगा। और इधर कितना है नॉर्मल ड्यूरेशन, एक सेकंड बेटा, 2 to 5 का नॉर्मल ड्यूरेशन है 7 एंड क्रैश टाइम है 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 7। तो देखो आपका यहाँ पे टोटल हम लोग लिखेंगे 11। ये आपको बस 2 मिनट 4 मिनट ज्यादा लगेगा इसमें, बट क्रैशिंग के टाइम पे एकदम इजी। अभी थर्ड पार्ट में जाएंगे 1 to 4। तो 1 to 4 में 5 है एंड 4 है, तो 5 लिखेंगे एंड 5 minus 4 इधर 1 लिखेंगे। फिर 4 to 5, 5 एंड 4 है, तो 5 लिखेंगे और इधर 1 लिखेंगे, टोटल 10 और इधर 2। यहाँ पे देखिए मैंने इतना स्पेस रखा है, तो मैं यहाँ पे 4 days को चेंज कर सकता हूँ, 7 को चेंज करके बाजू में लिखूंगा जैसे जैसे क्रैशिंग होगा। ये 13 है तो 13 में को चेंज करके मैं लिखूंगा स्लेश करके। अभी 1 से 3, तो 1 से 3 का 2 and 2 दोनों लिखा है, तो इधर भी 2 है और 2 minus 2 0, मतलब उसमें क्रैशिंग पॉसिबल नहीं है। 1 to 3 एक्टिविटी जो है उसमें नॉर्मल टाइम भी 2 है एंड क्रैश टाइम भी 2 ही है। सो 1 to 3 हो गया। 3 to 5, सो 3 to 5 में 2 and 1 है, तो इधर 2 and 2 minus 1 1, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 4 एंड यहाँ पे आ जाएगा 1। यहाँ तक मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आई डोंट थिंक सो किसी को कोई डाउट होगा। अब लास्ट यहाँ पे कॉस लॉग, दिस इज ऑलवेज पर डे। एग्जाम में जरूरत नहीं है कि आप ये फॉर्मूला लिखो, लिखो तो बेस्ट है। क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट अपॉन नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम। तो देखो यहाँ पे अभी सबसे पहले 1 to 2 एक्टिविटी, तो यहाँ पे 1 to 2 एक्टिविटी के लिए 200 लिखा, ठीक है करेक्ट। देखो 1 to 2 एक्टिविटी के लिए 800 माइनस 600 200, और ये एक दिन का डिफरेंस है, तो इसके लिए यहाँ पे पर डे 200। फिर हम जाएंगे 2 to 3, तो 2 to 3 में ये डिफरेंस 200 का है और ये डिफरेंस 2 days का है, तो 200 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे आएगा 100। फिर 3 से 5 देखेंगे, तो 3 से 5 में ये डिफरेंस एक दिन का है और ये 150 है, तो हमको एक दिन का ही लिखना है 150, इसका टोटल की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट्स ने आंसर दिया, सृष्टि ने करेक्ट है बेटा। चलो अभी 1 to 2 का चाहिए मुझे, तो 1 to 2 का ऊपर लिखा ना 200, तो डायरेक्टली लिख लेंगे
फिर 225 चाहिए, तो इधर आया मैं 225 का देखोगे आप, तो 225 का आपका यहाँ पे डिफरेंस 1 है और ये 200 का डिफरेंस है, तो ये हो गया 200। फिर उसके बाद 1 से 4 ये डिफरेंस एक दिन का है, ये 150 का है। फिर 4 से 5 एक दिन का डिफरेंस है, एंड 150 की 250, 250 ना, 425 850 माइनस 600 250। ओके 425 250 225 का 200 122 का 200। नाउ 123, तो 123 का 0 आएगा, 0 कैसे सर? तो क्या 123 का देखो दोनों को सेम है और दोनों ड्यूरेशन सेम है। फिर उसके बाद 325, तो 325 में एक दिन का डिफरेंस है 150। बस यहां तक आपका हो गया। अभी आपको ये वर्किंग नोट लिखना है तो आप लिख लीजिए। नॉर्मल डेज के बाजू में थोड़ा स्पेस छोड़ना, क्रैशिंग डेज के बाजू में थोड़ा सा स्पेस छोड़ना। आपका लिख के हो जाए तो देखो मुझे बता दो, मैं आपको 2 मिनट का टाइम प्रोवाइड करता हूँ, तब तक मैं यूट्यूब पे कोई किसी का कुछ डाउट है तो मैं चेक कर लेता हूँ, और इसमें कुछ कैलकुलेशन एरर है तो बता देंगे प्लीज। हम्म। हाँ बेटा, आपका जो जो डाउट डिफिकल्टीज है वो मैं करूंगा। पहले मैं आज क्रैशिंग खत्म कर लूँ। चलो अमित ने बताया सर आगे कोई प्रॉब्लम नहीं। वर्किंग नोट नंबर 2, स्टेटमेंट शोइंग। अच्छा, करिश्मा ने बोला सर वेट करो। ठीक है, 1 मिनट 2 मिनट में वेट कर लेता हूँ। आपका लिख के हो जाए तुरंत बताओ बेटा। यूट्यूब पे दीपिका व्यास का डाउट है सर कि कल यस्टरडे का मेरा लेक्चर्स मिस हुआ, तो मॉर्निंग लेक्चर्स यूट्यूब पे अवेलेबल है और कल आफ्टरनून वाला लेक्चर आज शाम तक अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पे बेटा। करिश्मा ने लिखा डन सर। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आई थिंक सबका हो गया होगा। अभी सेकंड अपना जो आएगा ध्यान से समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डन मित्तल ने लिखा, थैंक यू। स्टेटमेंट शोइंग ऑप्टिमम and
minimum duration as well as cost। मतलब मेरे एक ही स्टेटमेंट में मैं ट्राई कर रहा हूं कि आपका ऑप्टिमम डेज एंड ऑप्टिमम कॉस्ट आ जाए, मिनिमम डेज एंड मिनिमम कॉस्ट भी आ जाए। आपको समझ में आ रहा है? मैंने बताया कि मैं आपका ट्राई कर रहा हूं एक ही स्टेटमेंट में सब कुछ कवर हो जाए। अभी देखो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नॉर्मल, तो आपने नॉर्मल यहाँ पे कैलकुलेट करके रखा है कि डेज है आपका प्रोजेक्ट का 13 एंड आपका कॉस्ट है 6650। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा 13 एंड 6650। नाउ स्टेप 1 आपका जाएगा क्रैशिंग के लिए। अभी ध्यान से सुनो, ये बस एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा 15-20 मिनट 25 मिनट जो भी चलेगा आपका एक्सप्लेनेशन, डिपेंड्स अपॉन योर अंडरस्टैंडिंग एंड आपका सपोर्ट, उसके हिसाब से मैं कंप्लीट करूंगा। मैं ट्राई करूंगा मिनिमम टाइम में कंप्लीट हो जाए। देखो सबसे पहले मैं ऑब्जर्व करूंगा क्रिटिकल पाथ एंड वॉट एवर द एक्टिविटीज lies on critical path are known as a critical activity. So my first object, if there is only one critical path, मैं रिपीट कर रहा हूं, is there only one critical path, मतलब आपको क्वेश्चन पूछने का अपने आपको कि ये जो मेरा वर्किंग नोट है, ये जो सर ने स्टेटमेंट बनाया उसमें एक ही क्रिटिकल पाथ है या एक से ज्यादा? तो राइट नाउ एक ही क्रिटिकल पाथ है, तो दिस स्टेप इज ओनली फॉर वन क्रिटिकल पाथ। सबसे पहला मेरा हेडिंग मैं लिख रहा हूं आपके समझने के लिए, एग्जाम में भी आपने लिखा चलेगा, ओनली वन क्रिटिकल पाथ, बस। तो देखो सेकंड थर्ड एंड फोर्थ पाथ में मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं, मेरा क्रिटिकल पाथ है 1 to 2, 2 to 3, 3 to 5। तो मेरा ऑब्जेक्टिव है कि ये तीन एक्टिविटी 1 to 2, 2 to 3 एंड 3 to 5 में से मैं कोई एक एक्टिविटी सिलेक्ट करूं जिसका जिसका कॉस्ट स्लोप सबसे कम। कॉस्ट स्लोप का मतलब है एडिशनल कॉस्ट, एक्स्ट्रा कॉस्ट, तो जो सबसे कम होगी वो सिलेक्ट करूंगा। तो 1 to 2 का एक दिन का खर्चा 200 रुपया है, 2 to 3 का 100 है एंड 3 to 5 का 150। तो मेरा ध्यान यहाँ पे आया 2 to 3 सबसे लोएस्ट कॉस्ट 100 रुपीज एक दिन का। अब मेरे माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर एट ए टाइम मैं कितने दिन अपने वर्कर को बोलूंगा कि आप क्रेश कर दो, क्रेश कर दो? तो एकदम शॉर्टकट तरीका है कि क्रिटिकल पाथ का टोटल ड्यूरेशन 13 एंड नॉन क्रिटिकल पाथ का जो लॉन्गेस्ट हो 11, 10 एंड 4, उसमें से लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन है 11। तो 13 माइनस 11 2 दिन से हम एट ए टाइम कर सकते हैं। अगर ये आपको थोड़ा सा ट्रिकी लगता है तो आप एक एक दिन सिलेक्ट करना, लेकिन मैंने एकदम सिंपल बताया। क्रिटिकल पाथ का ड्यूरेशन 13, नॉन क्रिटिकल सेकंड थर्ड एंड फोर्थ उसमें हाईएस्ट ड्यूरेशन कितना है 11। तो 13 माइनस 11 आपको 2 दिन से कर सकते हैं, राइट? तो पहला स्टेप में आप लिखो, मेरे साथ साथ लिखना, नॉर्मल 13 6650 ओनली वन क्रिटिकल पाथ। सो क्रैशिंग एक्टिविटी कौन सा सिलेक्शन किया? तो जिसका कॉस्ट सबसे कम हो। तीन है, 1 to 2, 2 to 3 एंड 3 to 5। तो 2 to 3 का 100 रुपीज, राइट? तो मैंने यहाँ पे लिखा क्रैशिंग एक्टिविटी 2 to 3 और डेज हुआ बाय 2 days। जैसे ये मैंने लिखा यहाँ पे इंक्रीज इन डायरेक्ट कॉस्ट, मेरा कौन सा कॉस्ट बढ़ेगा? डायरेक्ट कॉस्ट। 2 days into ₹100 पर डे, मेरा 200 रुपीज का खर्चा बढ़ गया। चलो अभी यहाँ पे ध्यान दो, ये मेरा टोटल ड्यूरेशन 13 और ये 2 दिन मैंने सिलेक्ट किया। सर कैसे किया? ड्यूरेशन ऑफ क्रिटिकल पाथ
minus longest duration from non-critical path, so I can crash my activity at a time maximum 2 days. अब मैंने एक्टिविटी सिलेक्ट किया 2 to 3, उसमें 2 days अवेलेबल था, तो मैं खुश हो गया, चलो अच्छी बात है। अभी देखो मैं जस्ट आपको हाईलाइट करके रख रहा हूँ ग्रीन मार्कर से कि भाई 2 days मेरे को करना था और 2 days अवेलेबल था। सपोज 2 days नहीं होता और 3 days होता, कोई बात नहीं, मैं 3 दिन नहीं लेता, 2 दिन ही लेता। सर 3 नहीं 1 दिन लिखा होता, कोई बात नहीं, मेरे को 2 दिन चाहिए था, तो पहले 100 रुपीज 1 डे से 2 to 3 लेता, एंड दूसरा नेक्स्ट मिनिमम कॉस्ट वाला 150 वाला 3 to 5 एक्टिविटी ले लेता, राइट। तो आपका ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा, अभी इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा कि भाई ये तो कोइंसिडेंस था, अगर वो कोइंसिडेंस नहीं भी होता है तो हम ऐसा सिलेक्शन पे जाएंगे, ठीक है। अब पहले मेरा प्रोजेक्ट 13 डेज में कंप्लीट होने वाला था, तो टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करते वक्त मैंने 13 into 200 किया था। नाउ अब मैंने 2 दिन से क्रेसिंग किया, मतलब मेरा 2 दिन से प्रोजेक्ट जल्दी कंप्लीट होगा, दैट मीन्स डिक्रीज इन इनडायरेक्ट कॉस्ट 2 days into 200 रुपीज। तो यहाँ पे 2 दिन में कम भी करूंगा और यहाँ पे मेरा कॉस्ट 400 से कम हो जाएगा। सो नाउ नेक्स्ट शुड बी 116450। एनी डाउट स्टूडेंट्स, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? आई थिंक मैंने सबके आंसर्स कवर कर लिए होंगे, इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। अनिकेत ने लिखा 100 रुपीज 2 days। नहीं 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 अनिकेत, 100 रुपीज 2 दिन का नहीं है बेटा। कैसे नहीं है? क्योंकि आपने क्या लिखा इधर, कॉस्ट लो पर डे, कॉस्ट लो पर डे। आप यहाँ पे क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट लिखते हैं, यहाँ पे नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम लिखते हैं, तो ये 100 रुपीज 1 दिन का है। देखो मैं यहाँ पे कैलकुलेशन लिख के समझाने की ट्राई करता हूँ, ध्यान से सुनिए। ये क्रैशिंग में ना थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, बस एक बार लॉजिक समझ गया खत्म। 2 to 3, तो मैंने इधर क्या लिखा होगा 600 माइनस 400, तो यहाँ पे लिखा 600 माइनस 400। फिर क्या लिखा होगा 7 डिवाइडेड बाई 5, तो 7 माइनस 5, तो 200 रुपया आपका इसका सिंप्लीफिकेशन क्या आ जाएगा, तो कि ये जो 200 रुपीज है वो कितने दिन के लिए, 2 दिन। तो आपने 200 डिवाइडेड बाई 2 किया, इसके लिए 100, तो ये 100 पर डे है। चलो अनिकेत का डाउट क्लियर हो गया, सबका डाउट क्लियर, किसी को कोई डाउट नहीं है तो मैं आगे बढ़ता हूँ, राइट। चलो अभी ध्यान से सुनो, मैंने 2 to 3 एक्टिविटी 7 days नॉर्मली कंप्लीट कर सकता था, अब मैंने 2 दिन क्रैशिंग कर सकता था, तो क्रैशिंग का मतलब 2 दिन पहले कंप्लीट कर सकता था, तो ये 2 दिन मैंने जल्दी काम करवा दिया, तो 2 minus 2 0, तो नाउ क्रैशिंग इज 1 + 1 2, या तो 4 minus 2 2 लिख दिया। अब ये 7 दिन की जगह पे 5 दिन में कर सकता हूँ, यस। अभी मैं कितने दिन में उसको कंप्लीट करूंगा, ये पर्टिकुलर एक्टिविटी शुड बी कंप्लीटेड इन 5 days, ग्रेट। तो ये 13 days का हो जाएगा 11, और फर्स्ट टाइम मैं क्रैशिंग करूंगा, फर्स्ट टाइम मैं क्रैशिंग करूंगा, तो क्रैशिंग करने के बाद सेकंड जो मेरा पाथ है वो भी अभी क्रिटिकल बन गया। दैट मीन्स स्टेप नंबर 2 में मोर देन 1 क्रिटिकल पाथ, स्टेप नंबर 2 मोर देन 1 क्रिटिकल पाथ। तो यहां पे मैं लिखने वाला हूं स्टेप नंबर 2 मोर देन 1 क्रिटिकल पाथ। ये इंपॉर्टेंट है, अभी ध्यान से सुनना। चलो अभी इधर ही कंफ्यूजन होता है, आपने जो डाउट पूछा था क्रैशिंग में कि सर 2 एक्टिविटी ऐसा ऐसा कैसे क्या लिखते हैं, जब भी ध्यान से सुनो। अभी मेरा 3rd and 4th पाथ पे मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं, मैं फर्स्ट एंड सेकंड को देखूंगा। फर्स्ट एंड सेकंड को मैंने देखा, मैंने फर्स्ट एंड सेकंड में ऑब्जर्व किया, ध्यान से देखना, ध्यान से। फर्स्ट पाथ में 1 to 2 2 to 3 एंड 3 to 5 है, तो ये 2 to 3 तो 0 हो गया। तो आपको अगर वो नहीं अच्छा लगता तो आप पेंसिल से 2 to 3 को पूरा ऐसा कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। अब 1 to 2 एक्टिविटी, 3 to 5 एक्टिविटी है, इधर 1 to 2 एंड 2 to 5 है, तो यहां से हमारा नॉर्मल फंडा
सर सबसे कम कॉस्ट किसकी है? पहला पाथ में 200 है एंड 150, तो ये 150 है। अगर मैंने 3 to 5 एक्टिविटी सिलेक्ट किया तो यहाँ पे एक दिन से क्रेश होगा, ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये ड्यूरेशन 10 होगा। लेकिन इधर 3 to 5 एक्टिविटी है ही नहीं, सेकंड पाथ में 3 to 5 एक्टिविटी नहीं है। तो इसमें से मैं 1 to 2 एंड 2 to 5 का कॉस्ट दिख रहा हूँ 200, तो मैं 2 to 5 सपोज सिलेक्ट करता हूँ 200, तो मेरा 150 प्लस 200 दोनों मिला के ये 150 सर्कल किया, ये 200, तो मेरा खर्चा होगा 350। तब तक मेरा ध्यान गया कि देखो सर ये 1 to 2 एक्टिविटी इधर भी है, 1 to 2 एक्टिविटी इधर भी है और इसका खर्चा 200 है। अब सोचो यहाँ पे दो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हो गया। मैं आपको 30 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप देखो और मुझे फिर बताओ कि हम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे साइड में वर्किंग कर रहा हूँ, आपको वर्किंग लिखना है तो लिख लो। जब मोर देन 1, ये एग्जाम में जरूरत नहीं कि आप करो, जब मोर देन 1 क्रिटिकल पाथ है, 1 क्रिटिकल पाथ मैंने लिखा मोर देन 1, 2 हो 3 हो कितने भी हो, तो मैं यहाँ पे ऐसा लिखने वाला हूँ कॉमन एक्टिविटी। मैं क्या लिख रहा हूँ? कॉमन एक्टिविटी। दूसरा लिख रहा हूँ अनकॉमन एक्टिविटी। तो पहला और दूसरा पाथ, मैंने 1 to 2 एक्टिविटी की बात की, वो दोनों पाथ में तो एक ही दिन मेरे को करना पड़ेगा 1 to 2 एक्टिविटी, और एक दिन क्रैश करने से मेरा खर्चा होगा 200 रुपीज। फिर मैंने सोचा कि भाई अनकॉमन कौन सा, तो फर्स्ट पाथ में अनकॉमन 2 to 3, 3 to 5, 2 to 3 में ये तो 0 है, तो मेरे पास 3 to 5 एक दिन के लिए बच गया। तो अनकॉमन फर्स्ट पाथ 1 डे मैं सिलेक्ट करूंगा, वो एक्टिविटी कौन सा है? 3 to 5, और मेरा खर्चा है 150। अगर मैं 3 to 5 को ही क्रैश करता हूं तो इसका ड्यूरेशन 10 हो जाएगा, लेकिन सेकंड पाथ का 11 रहेगा। इसके लिए सेकंड पाथ से मेरे को एक एक्टिविटी सिलेक्ट करना पड़ेगा एक दिन के लिए। तो 1 to 2 तो कॉमन है, तो 2 to 5 लूंगा। ये दोनों जगह से 1 एक्टिविटी लेने के बाद ये 200 का खर्चा 350 हो जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ कॉमन एक्टिविटी 200, कॉस्ट ऑफ अनकॉमन एक्टिविटी 350, विच एवर इज लोअर, कॉमन एक्टिविटी का खर्चा एंड सो कॉमन का कम है खर्चा। ज्योत्सना बेटा आपका यहाँ पे डाउट जो था पहले भी आपने पूछा था, अभी भी आप मुझे लिख के भेज रहे हो कि 1 to 2 by 1 day एंड 2 to 5 1 day, ऐसा नहीं गड़बड़ करो। देखो आप उसको समझने की ट्राई करो। फर्स्ट पार्ट भी क्रिटिकल है, सेकंड पार्ट भी क्रिटिकल है, तो उसमें से कॉमन एक्टिविटी लिख लो। तो मैंने बॉक्स बनाया ब्लैक से 1 to 2 इज कॉमन एक्टिविटी, तो 1 to 2 एक दिन से लेके 200 रुपया खर्चा है। अब जब अनकॉमन लेंगे तो फर्स्ट पाथ से भी एक एक्टिविटी आएगा, सेकंड पाथ से भी एक एक्टिविटी, तो फर्स्ट पाथ से 3 to 5 एक एक्टिविटी आया, 150 रुपीज का खर्चा है, एंड सेकंड पाथ से 2 to 5 लेंगे 200 का, तो ये दोनों मिला के 350 का खर्चा है, और इसका मिला के 200 का। तो मैं कौन सा लूंगा? या तो कॉमन या तो अनकॉमन। सो जिसका कॉस्ट कम होगा वो लूंगा, तो मैं कॉमन एक्टिविटी सिलेक्ट करूंगा 1 to 2। सो जनरली मेरा ऑब्जर्वेशन है कि जब भी एक से ज्यादा क्रिटिकल पाथ है तो कॉमन एक्टिविटी क्रैश करना चाहिए। क्रैशिंग कॉमन एक्टिविटी 1 to 2 था ना? यस, बाय 1 डे। सर चेक तो करो एक दिन से ही करना था कि ज्यादा, तो देखो ये 11 है और नेक्स्ट नॉन क्रिटिकल पाथ का 10 है, तो एक दिन से। क्या यहाँ पे डाउट लिखा है? ओके ज्योत्सना को समझ में आ गया, चलो अच्छी बात है। तो अभी कॉमन एक्टिविटी 1 to 2 1 डे से लिया, तो जैसे मैंने 1 डे से लिया मेरा एक्सपेंस इंक्रीज हो जाएगा 200 रुपीज, तो यहाँ पे मैंने लिखा 200। सो ये क्या होगा? क्रैशिंग जैसे किया मैंने,
तो 200 के लिए मैं ऐसा साइड में भी अलग से लिख सकता हूँ कि भाई ये 1 लिखा, इंक्रीज डायरेक्ट कॉस्ट, इंक्रीज इन डायरेक्ट कॉस्ट 1 डे इंटू 200 रुपीज, तो यहाँ पे हम 200 लिख देंगे। दूसरा, डिक्रीज इन इनडायरेक्ट कॉस्ट 1 डे, और इनडायरेक्ट कॉस्ट का भी कॉस्ट 200 रुपीज है बाई कोइंसिडेंस, तो ये 1 आया 200। तो देखो मेरा यहाँ पे ड्यूरेशन हो जाएगा 10, कॉस्ट सेम रहा। चलो यहां तक लिख लो, किसी को कोई डाउट है तो पूछो, यहां तक लिखा उसमें से। अभी जैसे यहाँ पे कैलकुलेट किया, देखो 11 का 10 डेज हो गया, 11 का 10 डेज, कॉस्ट इंक्रीज नहीं होना चाहिए। प्रीवियस स्टेप में कितना था 6450, अभी भी कितना है 6450। अब देखो 1 to 2 एक्टिविटी में यहां से क्रैश करूंगा, तो ये 4 का 3, इधर 11 का 10, ये 1 था 0 हो गया, ये 2 था 1 हो गया, ये चेंज करना बहुत जरूरी है। अभी ये 4 था, 4 माइनस 1 3, ये 11 माइनस 1 10, ये 0 और ये 1। चलो यहां तक चेंज कर लो। अभी यहाँ पे जब मैंने सिलेक्ट किया, जब भी मोर देन 1 क्रिटिकल पाथ है, मैं एकदम क्लियर कर देता हूँ, आपका कंफ्यूजन क्रैशिंग का 100% कंप्लीट हो जाएगा। ये सम करने के बाद आपको कोई सब भी टॉट नहीं लगेगा। मोर देन 1 क्रिटिकल पाथ ऐसा एक डायग्राम एग्जाम में भी बना लेने का, कॉमन एक्टिविटी अनकॉमन एक्टिविटी, कॉमन एक्टिविटी सिलेक्ट करके उसका कॉस्ट लिखने का, अनकॉमन एक्टिविटी सिलेक्ट करने का। लेकिन अनकॉमन एक्टिविटी में हर एक पाथ से एक सिलेक्ट करोगे, और 1 + 1 2 मत लिखना, मैथ्स मत अप्लाई करना। ये 1 एक ही दिन से आपका रिड्यूस होने वाला है पाथ का ड्यूरेशन। ये 1 रिप्रेजेंट करता है रिडक्शन ऑफ ड्यूरेशन ऑफ पर्टिकुलर पाथ। ये भी वैसा, लेकिन ये पूरा प्रोजेक्ट ड्यूरेशन रिडक्शन करता है, रिडक्शन इन प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है। और उसका कॉस्ट 350, 200 एंड 350, विच एवर इज लोअर 200। 200 कौन सा है, कॉमन एक्टिविटी, देयरफॉर आई सिलेक्ट कॉमन। जैसे मैंने सेकंड टाइम क्रैशिंग कर दिया, नाउ थर्ड पाथ विल बी क्रिटिकल। अभी आपको समझ में आया मैं क्यों लिख रहा था पहले क्रिटिकल पाथ नेक्स्ट, नॉन क्रिटिकल पाथ में से हाईएस्ट नेक्स्ट, तो मुझे पता है तीसरा क्रिटिकल ही बनेगा। तीनों का ड्यूरेशन आ गया 10 10 10। चलो अभी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पाथ में मैं आऊंगा और उसमें देखूंगा कोई कॉमन एक्टिविटी है क्या। नहीं, यहाँ पे देखो एक ही एक्टिविटी है जो मैं रेड से हाईलाइट कर रहा हूँ, 3 to 5 एक ही एक्टिविटी है जो क्रैशिंग पॉसिबल है। दूसरे में भी 2 to 5 एक ही एक्टिविटी जहां पे एक दिन से क्रैशिंग पॉसिबल है। एंड थर्ड में दोनों पे पॉसिबल है, 1 to 4 एंड 4 to 5। लेकिन फर्स्ट पाथ से सिर्फ एक दिन पॉसिबल है, सेकंड से भी एक दिन है पॉसिबल, थे थर्ड से 2 नहीं लेंगे, एक ही लेंगे। और जिसका कॉस्ट कम होगा वो सिलेक्ट करेंगे। तो कॉमन एक्टिविटी एक भी नहीं है। मोर देन 1 क्रिटिकल पाथ, स्टेप नंबर 3, मोर देन 1 क्रिटिकल पाथ, कॉमन एक्टिविटी नहीं है। तो मेरे पास रिसोर्ट क्या है, क्रैशिंग कौन सा होगा, अनकॉमन एक्टिविटी। तो मैं लिखूंगा क्रैशिंग अनकॉमन, राइट, अनकॉमन एक्टिविटी आएगा। नाउ इंक्रीज इन डायरेक्ट कॉस्ट मैं यहाँ पे लिखूंगा। तो मेरे को तीनों पाथ से सिलेक्ट करना है। फर्स्ट पाथ कौन सा एक्टिविटी आएगा, तो फर्स्ट पाथ में देखो रेड से मार्क किया, एक ही एक्टिविटी है 3 to 5, एक दिन 150, 3 to 5 1 डे
इंटू 350, तो आपका खर्चा इधर 350 का है। फिर सेकंड पाथ में एक ही एक्टिविटी है 2251, और क्या था 225 का कॉस्ट? 225 का कॉस्ट है 200 रुपीज। सो 1 इंटू 200, तो यहाँ पे जाएगा 200। ये गलत शायद लिखा, 325 का कॉस्ट 350 नहीं है, मेरी गलती है लिखने में, 150 है बेटा। प्लीज जरा यहाँ चेंज कर देना, इट्स माय मिस्टेक, मैंने लिखने में गलती किया, ये 350 नहीं है फर्स्ट पार्ट का, 150 है। ठीक है, नाउ थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में दो पॉसिबिलिटी है, मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, 124 425। तो 425 का 250 कॉस्ट है, 124 का 150 है, तो मैं एज ए बिजनेसमैन सिलेक्ट करूंगा लोअर वाला 150। तो 124 1 इंटू 150, तो ये 150 होगा, टोटल कॉस्ट 500। सर व्हाई देयर इज अ डिक्रीज इन इनडायरेक्ट कॉस्ट? बेटा एकदम सिंपल आपका क्वेश्चन है। पहले प्रोजेक्ट ड्यूरेशन 13 डेज था, अब 11, तो मैं जब टोटल कॉस्ट करूंगा तो इंस्टेड ऑफ 13 इधर 11 लिखूंगा, 11 इंटू 200, मेरा कितना कॉस्ट आ जाएगा? अगर समझो पहली बार मैंने किया 2 दिन से, तो 1100, 11 इंटू 200 लिखूंगा, तो मेरा यहाँ पे 2200 होगा। तो नाउ 2600 एंड 2200, 400 का खर्चा रेड्यूस होगा। इसके लिए मैंने यहाँ पे सीधा लिखा डिक्रीज इन इनडायरेक्ट कॉस्ट 2 डेज, क्योंकि पहले मेरा प्रोजेक्ट ड्यूरेशन 13 था, अब 11 हो गया। नाउ क्लियर? नाउ डिक्रीज इन इनडायरेक्ट कॉस्ट, ये एक ही दिन से होगा, 3 दिन मत लिखना इधर, क्योंकि हर एक पाथ से एक एक एक्टिविटी सिलेक्ट हुई है। तो इधर 1 रेड्यूस, 200 रेड्यूस, तो यहाँ पे ये 9 हुआ, और आपका कॉस्ट हो गया 6750। प्रीवियस स्टेप में कॉस्ट था 6450, मैंने हाईलाइट किया रेड से, 6450 था, अब हो गया 6750। दैट मीन्स आप ये 10 के सामने आके हाईलाइट करके कैपिटल में लिख देने का, ऑप्टिमम कॉस्ट बढ़ गया, मतलब ऑप्टिमम ड्यूरेशन आपका प्रीवियस स्टेप वाला है। देखो स्टेप 3 का कॉस्ट है 6750, कॉस्ट इंक्रीज हुआ स्टेप 2 से, दैट मीन्स आपका ऑप्टिमम ड्यूरेशन खत्म। तो देखो पहले ही मैंने बोला था क्रेसिंग माय ऑब्जेक्टिव इज रिडक्शन इन ड्यूरेशन, एंड ऑप्टिमम ड्यूरेशन में देखो रेड वाला मैंने लिख के रखा है, रिडक्शन इन प्रोजेक्ट ड्यूरेशन फ्रॉम नॉर्मल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन विदाउट इंक्रीज इन टोटल कॉस्ट। अगर इंक्रीज हो गया दैट मीन्स यहाँ पे लिखो स्टॉप, इफ इंक्रीज देन स्टॉप। अगर यहाँ पे कॉस्ट इंक्रीज होती है इसका मतलब वी हैव टू स्टॉप। स्टॉप कब होगा? इंक्रीज इन टोटल कॉस्ट, आपको लिख के रखना है तो लिख सकते हो आप ऐसा, राइट? तो अभी हमको क्वेश्चन में मिनिमम भी पूछा है, तो हम मिनिमम के लिए भी जाएंगे आगे। तो जो स्टेप 3 में मैंने क्रेसिंग किया वो मैं मिनिमम ड्यूरेशन के लिए जा रहा हूं। तो देखो फर्स्ट पार्ट 3 to 5 एक्टिविटी, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में से पहले इसको इरेज कर देता हूँ। हाँ 3 to 5 जो मैंने लिखा है उधर 2 की जगह पे 1, ये 10 की जगह पे 9, 1 minus 1 0, और ये 0 हो गया। सो 3 to 5। अब स्टूडेंट्स ध्यान रखना, जब आप क्रिटिकल पार्ट की एक्टिविटी रिड्यूस करते हो तो समटाइम्स होगा कि नॉन क्रिटिकल में भी वो 3 to 5 हो। यस देखो फोर्थ पार्ट में 3 to 5 है, तो एक जगह से 3 to 5 रेड्यूस तो दूसरी जगह से भी रेड्यूस। अब 3 to 5 के बाद आपने सेकंड पार्ट का लिया था 2 to 5, तो ये हो जाएगा 6, ये 9, ये 0, ये 0, एंड आपने इसमें से 1 to 4 लिया था, तो 4 9 0, और ये हो जाएगा 1, राइट? अभी मेरे पास गया वापस स्टेप नंबर 4 करने, तो क्रिटिकल पाथ फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, तीनों का ड्यूरेशन देखो 9 9 9 है, तीनों का ड्यूरेशन कितना है? तो कि 9 9 9। नॉन क्रिटिकल पाथ फोर्थ वाला 3, 9 minus 3 6 दिन से कर सकता हूँ, लेकिन फर्स्ट क्रिटिकल पाथ में आके चेक किया एक भी दिन क्रेसिंग पॉसिबल नहीं है। तो नॉन क्रिटिकल
पाथ में भले दिखाई दे रहा है, लेकिन क्रिटिकल पाथ में जब आपका फर्स्ट ओरिजिनल क्रिटिकल पाथ में ये 0 हो गया तो आपका आगे फर्दर क्रैशिंग पॉसिबल ही नहीं। देखो सेकंड पाथ में भी 0, थर्ड पाथ में एक दिन है तो थर्ड पाथ में एक दिन अगर 4 to 5 करोगे तो सिर्फ 250 से आपकी कॉस्ट बढ़ेगी, लेकिन प्रोजेक्ट ड्यूरेशन 9 ही रहेगा। थर्ड पाथ का 8 हो सकता है ड्यूरेशन, लेकिन फर्स्ट एंड सेकंड पाथ का तो 9 ही रहेगा, तो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन 9 ही होगा, डिक्रीज होगा ही नहीं। That means we have to stop here crashing for minimum duration also. So here you have to write minimum. I don't think so कि अभी किसी को कुछ डाउट होगा, कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। रुपिका ने पूछा है लॉजिक बिहाइंड इंक्रीज इन डायरेक्ट कॉस्ट। अमित ने पूछा व्हाई रिडक्शन इन इनडायरेक्ट कॉस्ट बाय 1 डे इन स्टेप 3, प्लीज रिपीट सर। ठीक है, देखो ध्यान से मैं 1 by 1 क्वेश्चंस लेता हूँ। चलो भाई, पहला क्वेश्चन है लॉजिक बिहाइंड इंक्रीज इन डायरेक्ट कॉस्ट। देखो भाई, मैं यहाँ पे आपके लिए समझो, मेरे को किसी ने अपॉइंट किया 10 to 6 आपको काम करना है, 8 आवर्स अ डे, आपको 1 आवर्स का 6 रुपीज मिलेगा, आपको 48 रुपीज पर डे मुझे दे रहा है। मेरे को 1 to 2 एक्टिविटी के लिए 4 दिन के लिए काम करना है, मैंने 4 दिन का और 1 दिन का 48 डिसाइड करके उसके साथ काम कर लिया। मैं ऐसे ही एग्जाम्पल फिगर दे रहा हूँ। अभी वो आके बोलता है 4 दिन नहीं, तुम मेरे को एकदम अर्जेंट है, मेरे पास टाइम नहीं है, तुम 3 दिन में खत्म करो। मैं बोला मैं 6 बजे के बाद मेरा फैमिली का टाइम है, मैं फैमिली के टाइम में सैक्रिफाइस नहीं करता। नहीं, वो रिक्वेस्ट किया, इमोशनल अत्याचार किया और बोला 6 बजे के बाद बैठना पड़ेगा। तो मैं बोला मेरा रेट ये 6 रुपीज है ना, 10 कर दे तो मैं बीबी को बोल सकता हूँ मेरे को ज्यादा पैसा मिलेगा, एडिशनल 4 रुपया तू ले लेना भाई। वो भी परमिशन दे देगी कि भाई जाओ करो ओवर टाइम। तो ओवर टाइम करूंगा तो ज्यादा पैसा लूंगा ना, तो 4 दिन का काम अगर मैं 3 दिन में खत्म करता हूँ तो मेरा डायरेक्ट कॉस्ट बढ़ने ही वाला है। इज इट क्लियर? अभी क्या है, लॉजिक बिहाइंड डायरेक्ट कॉस्ट हो गया। ज्योत्सना ने पूछा था लॉजिक डिक्रीज इन इनडायरेक्ट कॉस्ट, वो भी बता दिया। अभी अमित साहब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। नॉन क्रिटिकल पाथ की बात नहीं कर रहे हम, क्रिटिकल फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। अगर मैंने सिर्फ आपका 3 to 5 ही सिलेक्ट किया फर्स्ट पाथ से और उसको एक दिन से हमने क्रेसिंग कराया, मेरा कॉस्ट 150 रेड्यूस हुआ और इधर 10 का 9 लिखा, लेकिन सेकंड पाथ से कोई एक्टिविटी नहीं किया, तो मेरा प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कितना रहेगा? 10 10 10, रेड्यूस नहीं होगा। जब मैं अनकॉमन एक्टिविटी सिलेक्ट करूंगा, हर एक पाथ से एक एक लूंगा, तब जाके वो 10 का 9 होगा, तब जाके वो 10 का 9 होगा। यहाँ पे 10 का सीधा 7 नहीं किया मैंने, देखो 10 का 9 क्यों किया कि फर्स्ट पाथ से 3 to 5 लिया, तो फर्स्ट पाथ का ड्यूरेशन 10 to 9 हुआ, एक दिन ही कम हुआ। सेकंड पाथ में भी एक ही दिन कम हुआ, थर्ड में भी एक ही हुआ। तो जब भी आप कॉमन जितने भी क्रिटिकल पार्ट है उसमें से अनकॉमन सिलेक्ट करते तो हर एक पाथ से एक एक दिन लेंगे, तब जाके प्रोजेक्ट ड्यूरेशन होगा। सर आप बोलोगे थर्ड पाथ से नहीं लिया, तो ये 10 का 9 हो गया फर्स्ट एंड सेकंड क्रिटिकल पाथ में, थर्ड में क्या रहेगा? 10 ही रहेगा, 10 रहेगा, तो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन डिक्रीज नहीं हुआ। जब आप 1 to 4 या 4 to 5 डिक्रीज करोगे तब जाके हुआ, इसीलिए एक ही दिन होगा। तो मेरा यहाँ पे मैथ्स कच्चा नहीं है, आप ध्यान रखना, ये एक दिन, ये एक दिन और ये एक दिन मिला के तीनों दिन है वो क्रिटिकल पाथ का रिडक्शन इन ड्यूरेशन है, और ये तीनों का टोटल ये 1 होगा, तब जाके प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है। तो इधर लिखने का आपके रेफरेंस के लिए ये प्रोजेक्ट ड्यूरेशन रिड्यूस किया है और ये पाथ का ड्यूरेशन रिड्यूस हुआ। आई थिंक अभी सबका डाउट क्लियर इसमें। सर एक लास्ट डाउट है सर, ये जो थर्ड पार्ट में हम लोग ने 4 to 5 जो अनकॉमन है वो हम लोग क्यों नहीं कर रहे? मीन्स अगर एट प्रेजेंट अभी तीनों में नॉर्मल डेज 999 है, तो हम लोग उसमें क्यों 1 नहीं कर रहे 4 to 5 का? देख मैंने सिलेक्शन किया ना फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तभी मैंने 1 to 4 सिलेक्ट क्यों किया? क्योंकि ये 150 एंड 250 है, तो ये 150 लोएस्ट कॉस्ट था, इसके लिए सिलेक्ट किया। ये समझ में आ गया बेटा? हाँ सर आया। हाँ, इसके बाद अभी इधर मेरा क्रिटिकल पाथ है, उधर 9 डेज का ड्यूरेशन और इधर क्रैशिंग 0 है, इधर भी 9 है, क्रैशिंग 0 है, इधर भी 9 है लेकिन एक दिन से क्रैशिंग है। तो मैं 4 to 5 क्रैश करूंगा और एडिशनल खर्चा 250 बढ़ा दूंगा, करेक्ट है?
ये 9 की जगह पे 8 हो जाएगा, लेकिन फर्स्ट एंड सेकंड मेरा कंप्लीट कब होगा? 9 डेज। तो मेरा प्रोजेक्ट ड्यूरेशन क्या होगा? 9 डेज। भले मेरा थर्ड पार्ट का 8 दिन में खत्म हो जाए, लेकिन मेरा प्रोजेक्ट ड्यूरेशन तो 9 ही है, तो मेरा प्रोजेक्ट ड्यूरेशन रिड्यूस ही नहीं होगा, तो मैं क्यों एडिशनल 250 रुपीज खर्चा करूं? आपको समझ में आया? हाँ सर, ओके क्लियर। तो जितने भी क्रिटिकल पाथ है, कॉमन एक्टिविटी होती ना, देखो ये बेटा था ना सिद्धि, कॉमन एक्टिविटी 1 to 2 है बेटा, तो 1 to 2 कहीं भी एक ही जगह से क्रैश हो गया तो अपना हर जगह पे कम हो रहा था ड्यूरेशन, बट वो किस में बेनिफिट है? कॉमन एक्टिविटी का। बट जब भी अनकॉमन एक्टिविटी रहेगी तो आपको हर एक पाथ से एक एक सिलेक्ट करना कंपलसरी, एक एक मिनिमम, तब जाके प्रोजेक्ट ड्यूरेशन एक से कम होगा। इज इट क्लियर? आई थिंक अभी क्रेसिंग के सारे डाउट्स क्लियर हो गए सबके। मैं यूट्यूब पे एक बार चेक कर लूं किसी का कोई डाउट। धीरज मैंने रिपीट कर दिया, अभी वापस कोई डाउट धीरज तो आप टाइप करो, नहीं तो आपका हो गया, सब कुछ रिपीट हो गया। अनिकेत ने लिखा सर मैं ड्यूरेशन तो अपने बेनिफिट के लिए नहीं है, तो 10 से 9 डेज के जाने का प्लीज एक्सप्लेन। मतलब अनिकेत आपका डाउट नहीं समझ में आ रहा है मेरे को, आपने क्या पूछा? अनिकेत क्या लिख रहा है? सर मिनिमम ड्यूरेशन तो अपने बेनिफिट का नहीं है, तो 10 से 9 डेज क्यों जाने? अच्छा अच्छा, समझा समझा तुम्हारा डाउट। ये क्या डाउट पूछ रहे हैं? हाँ हाँ करूंगा बेटा, पीएम के सम लेंगे हम लोग, लेंगे लेंगे। पहले मेरे को जो लॉजिकल कवर करना है वो कर। मैं मेरा लेक्चर स्टॉप तभी बोलूंगा जब आपके सारे सम्स के डाउट डिफिकल्टी कवर हो जाए, ठीक है? मेरे को ज्यादा टाइम लगाना पड़ा मैं लगाऊंगा, आप चिंता मत करो। और मुझे कोई रेम्यूनरेशन का एक्सपेक्टेशन नहीं है, बस आप लोग जल्द से जल्द चार्टर्ड बन जाओ और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिले ये कोविड-19 की सिचुएशन में, और सब लोग सीए जल्द से जल्द बन जाए, यही मेरी इच्छा है बस। आप टेंशन मत लो, आपके डाउट समझो रह भी गए आज के लेक्चर्स में तो नेक्स्ट लेक्चर्स में कर दूंगा। आपके पास मेरे व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, मैं आपके डाउट्स बाद में भी सॉल्व करूंगा। समझो आपको लगता है सर ये 5 दिन का लेक्चर खत्म हो गया, उसके बाद हमको कुछ डाउट आया, हम प्रैक्टिस कर रहे थे, ये सब वो सब आपके सारे मैं डाउट सॉल्व करूंगा। जस्ट आप मुझे व्हाट्सएप कर दो आपका नाम वगैरह, बस इतना ही, और कुछ नहीं है। और जो भी आपके डाउट्स है क्वेश्चन वगैरह पूछ लो, कोई टेंशन नहीं है। चलो तो मैंने, हाँ अभी क्या पूछा था अनिकेत ने? सर 10 से 9 जाते तो अपना बेनिफिट है, क्यों नहीं करेंगे? अभी समझो मैंने 10 to 14 यहाँ पे रख दिया है लेक्चर्स आपका, राइट? अब मेरे को किसी ने बोला कि सर 14 को यही टाइम मेरे को चाहिए। मैं बोला देख भाई मैं तो एक प्रोजेक्ट में बिजी हूँ। बोला तू एडिशनल पैसा ले ला, मेरे पास 14 तारीख को तू मेरा लेक्चर्स ले ले भाई ले। तो मैं क्या करूंगा, ये 14 अक्टूबर की जगह पे आपका लेक्चर 13 अक्टूबर में कंप्लीट करने की ट्राई करूंगा, तो मेरा बेनिफिट है। तो यहाँ पे जितना एडिशनल कॉस्ट मेरा लगने वाला है 6450 एंड 6750 300, उससे ज्यादा कहीं ना कहीं अनिकेत मेरे को बेनिफिट होगा, तो ही मैं मिनिमम ड्यूरेशन में जाऊंगा। तो ये जो 300 का डिफरेंस है दैट इज द एडिशनल कॉस्ट आई हैव टू इंकर फॉर मिनिमम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। समझ में आया सबको? आई थिंक अनिकेत तेरा डाउट भी कवर हो गया बेटा। अभी देखो थर्ड पार्ट का आंसर लिखना है, फोर्थ का एंड फिफ्थ का। तो थर्ड का आंसर लिखो। थर्ड में क्या पूछा? ऑप्टिमम ड्यूरेशन, कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। तो लिखो थर्ड का आंसर। मैं डिक्टेट कर रहा हूं, मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लिखो। ऑप्टिमम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन इज 10 days and cost associated with the project is rupees 6450. लिखा? नाउ फोर्थ में क्या पूछा है? मिनिमम ड्यूरेशन एंड कॉस्ट एसोसिएटेड विद दैट। तो फोर्थ का आंसर लिखो। मिनिमम ड्यूरेशन इज 9 days एंड कॉस्ट एसोसिएटेड विद दैट इज रुपीज 6750। डन? अभी फिफ्थ रिक्वायरमेंट पार्ट, उसका क्या पूछा है? फाइंड द एडिशनल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट फॉर मिनिमम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। तो लिखो रुपीज 300 in the bracket 6750 minus 6450
is the additional cost of the project for minimum project duration. Rupika, is it possible where minimum and optimum are same? तो ऐसा rarely possible होगा optimum and minimum दोनों same हो, और rare case में हो सकता है कि आगे समझो यहाँ पे 10 हमारा हुआ, उसके बाद आगे फर्दर प्रोसेस पॉसिबल है ही नहीं, बट जनरली मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई क्वेश्चंस आएगा, जनरली दोनों सेम नहीं होता है। और मिनिमम ड्यूरेशन का मेरे को आंसर यहाँ से पहले से ही पता चल जाता है। देखो फर्स्ट पार्ट मैंने जब लिए लिखा तो देखो मैं ग्रीन से सर्कल कर रहा हूँ, ये जब 13 डेज लिखा और इधर ये 4 डेज लिखा तो 13 - 4, दिस इज द शॉर्टकट, माय मिनिमम ड्यूरेशन शुड बी 9। 99% ऑप्टिमम एंड मिनिमम ड्यूरेशन का सेम नहीं होता है आंसर। चलो डन, किसी को कोई डाउट डिफिकल्टी इसमें? देखो ये नवंबर 20 का आरटीपी मैंने डाउनलोड किया और उसके अंदर सीपीएम पट का एक क्वेश्चंस आया जो मेरी सीट में ऑलरेडी कवर्ड है, क्वेश्चन नंबर 5। अपनी सीट में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 सेम फिगर है, सेम चीज, कोई चेंजेस नहीं है। तो हमने कल क्वेश्चन 5 किया था, वो अपने रिलेवेंट ही है, एग्जाम्स के ओरिएंटेड ही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप, सेम क्वेश्चन है आरटीपी में, ठीक है ना। तो ये आपका आरटीपी नवंबर 20 वाला मैंने लेटेस्ट वाला कवर कर लिया। सर विल यू शेयर दिस पीडीएफ एंड आंसर? मतलब मैं समझा नहीं जोशना, क्या आपको चाहिए बेटा? मतलब मैंने जो नोट 1 पे लिखा है वो आंसर आपको चाहिए क्या? आप वैसा पूछ रहे हो क्या बेटा? चलो तो ये हो गया। अभी आप मेरे को कौन सा क्वेश्चन बोल रहे थे? पीएम का लास्ट क्वेश्चन, मतलब चैप्टर नंबर 14 का लास्ट क्वेश्चन पीएम का बोल रहे थे। क्वेश्चन नंबर कौन सा क्रैशिंग का आप बोल रहे थे? ट्वेंटी 25, ठीक है मैं देखता हूँ क्या है। 25, 23 पे गए, 24, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 25, तो 25 के अंदर क्या कवर्ड है? ओवरहेड कॉस्ट पर डे ₹5,000 लिखा है एंड कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड्स अ पेनल्टी क्लॉज ₹15,000 पर डे इफ द प्रोजेक्ट इज नॉट कंप्लीटेड इन 20 डेज, ठीक है। ड्रॉ द नेटवर्क एंड कैलकुलेट द नॉर्मल ड्यूरेशन एंड इट्स कॉस्ट, ठीक है। ये सब मैं कवर करूंगा थोड़ी देर के बाद। अभी देखो यहाँ पे सबसे पहले आज आपको क्या करना है, क्रैशिंग मेरे लिए एक्सपेक्टेड है ये बार, तो आपको मैंने ये क्वेश्चन जो कराया है, यस 11 मैंने करवा लिया। 12 में क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 एंड 11 में क्या फर्क है? तो देखो आपका क्वेश्चन नंबर 11 का पहला 3 कॉलम क्रैश टाइम तक सेम है, ये लास्ट 2 कॉलम जो चेंज है वही यहाँ पे मैंने चेंजेस है। और ये कोई पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन है, मेरे को ईयर याद नहीं है 12 वाला। और यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 200 500 है। तो जो लंच ब्रेक बहुत ज्यादा है अपना, 1 बजे हमारा लेक्चर्स खत्म होता है अभी और 2:30 को स्टार्ट करते हैं,
तो 1 and 2:30 के बीच में आप ये 12 क्वेश्चन ट्राई कीजिए, जैसे मैंने 11 करवाया आपको उस हिसाब से। इज इट क्लियर? एग्जैक्टली सेम आएगा, बट इट्स अ प्रैक्टिस। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 23 में, यहाँ पे सॉरी 13 में, ये क्रेसिंग कॉस्ट पर डे ही दे दिया है, तो ये ऑलरेडी कॉस्ट स्लॉप दिया हुआ है। ये ऑलरेडी क्या दिया हुआ है? कॉस्ट स्लॉप दिया ही हुआ है। तो वापस आपको 9 - 6 3 करके 20 डिवाइडेड बाई 3 करने की जरूरत नहीं। क्रेसिंग डेज आएगा एक्टिविटी 1 to 2 का 9 - 6 3 डेज क्रेसिंग आएगा और ये 20। जब आप टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करोगे तो इस क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट कॉस्ट दिया ही है, नॉर्मल कॉस्ट, तो आपका टोटल कॉस्ट में डायरेक्ट कॉस्ट निल आएगा। इसका आंसर समझो 20 डेज आया नॉर्मल प्रोजेक्ट से एग्जांपल, तो आपका इनडायरेक्ट कॉस्ट आ जाएगा 60 रुपीज पर डे इंटू 20 1200 एंड टोटल नॉर्मल कॉस्ट आपका 1200 होगा। ये भी एक क्रेसिंग का क्वेश्चन है 13, ये भी आप ट्राई करना अभी लंच ब्रेक में। एटलीस्ट 13 नहीं कर पाए तो 12 तो कर ही लेना ट्राई, हो सकता है तो 13 भी करो ट्राई, इट्स बेस्ट फॉर यू। नाउ अभी कल से मेरे को रिक्वेस्ट आ रही थी क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 10 मिसिंग फिगर वाले, तो पहले हम चैप्टर नंबर 13 का क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हाँ, ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे। देखो क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, कर लेंगे। अभी देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 जब हम करने जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर एक्टिविटी ए बी सी से पहले कोई भी एक्टिविटी नहीं है, तो एकदम आप उसको कैसे ड्रॉ करो? एक, दो एंड 3 एरो। और एक्टिविटी कौन सा है? ए बी सी है, और मेरे को ए बी को कंबाइन करना है, आगे मेरे को एफ के लिए सी को कंबाइन करना है, ऐसा प्रीडिसीइंग एक्टिविटीज है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ए बी एंड सी। राइट, इसके बाद डी के लिए एक्टिविटी ए एंड बी दोनों होना चाहिए, तो ए एंड बी दोनों हमारे लिए है नहीं, तो मुझे डमी का हेल्प लेना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं इधर 2 लिख रहा हूँ, इधर 3 लिख रहा हूँ, राइट, और मैंने इसको ड्रॉ कर दिया। कौन सा एक्टिविटी चाहिए मेरे को? डी एक्टिविटी की जरूरत है, तो डी एक्टिविटी के लिए मैंने इसको कंबाइन कर दिया। अब यहां से मेरा डी एक्टिविटी निकलेगा और यहाँ पे मैंने सर्कल करके रख दिया। अभी डी के लिए एन बी था, तो एन बी दोनों अलग अलग जगह पे कंप्लीट हुआ था, इसके लिए मैंने डमी किया और इसको ड्रॉ करके रखा। अभी डी के बाद नेक्स्ट एक्टिविटी है ई, तो ई के लिए सिर्फ मुझे बी की जरूरत है, तो बी यहाँ पे सेकंड पे कंप्लीट हुआ है, तो मैं यहाँ से ड्रॉ करूंगा एक्टिविटी ई। अब ई के बाद क्या लिखा है? एफ, एफ के लिए भी बी ही है, तो मैं यहाँ पे एफ एक्टिविटी ड्रॉ कर लेता हूं और मैंने इधर एफ एक्टिविटी ड्रॉ कर लिया। अगर समझो आपको लगता है थोड़ा सा और सिस्टमेटिक बनाना है इसको, तो सी को थोड़ा आगे कवर कर सकते हैं। ऐसे टाइप के क्वेश्चन हमेशा पेंसिल से करोगे तो बेटर। यहाँ पे एफ को डायरेक्ट क्यों सी के साथ कनेक्ट किया बेटा मैंने? क्योंकि आगे एफ एंड सी को कंबाइन करना है, राइट। ई एक्टिविटी हो गई, एफ हो गई, जी के लिए एफ एंड सी, तो यहां से मेरा
एक्टिविटी जाएगा जी। अभी इसके बाद जी के बाद कौन सा एक्टिविटी है? एच। तो एच के लिए भी बी ही है, तो ये यहाँ पे बी कंप्लीट हुआ है और मैं यहाँ पे उसको एच ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है ना, और इसको नंबरिंग दे देता हूँ 6। एच के बाद आई के लिए ई एंड एच को कंबाइन करना है, तो यहाँ पे डमी ई एंड एच। अभी मेरे को क्या चाहिए? ई एंड एच कंबाइन करके आई एक्टिविटी एज वेल एज जे। तो आई एक्टिविटीज यहाँ पे हो गया। अभी जे, तो जे एक्टिविटीज के लिए भी मेरे को रिक्वायरमेंट ई एच एंड उसके बाद सी डी एफ जे कंबाइन होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने जे ड्रॉ किया और ये हो गया 7। अभी जे के बाद के के लिए सी डी एफ जे, तो सी यहाँ पे है, डी यहाँ पे है, जे यहाँ पे है एंड एफ यहाँ पे है। मेरे को क्या क्या कंबाइन करना है? सी डी एफ जे। तो डी कंबाइंड हो गया, जे कंबाइंड हो गया, सी एंड एफ दोनों यहाँ पे है। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा? तो कि मुझे डमी लाइन करना पड़ेगा और उसको क्रॉस करके जाना पड़ेगा। तो अब ये क्रॉसिंग अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस में है, सो आई विल यूज द ब्रिजिंग टेक्निक्स एंड दिस इज द डमी लाइन। तो अब ये एरो 7 पे जो कंबाइंड हुआ है वो हमारा डी कवर करता है, जे कवर करता है और 5 से कंबाइन किया तो एफ एंड सी कवर करता है। और उसके बाद कौन सा एक्टिविटी वो निकलेगा? तो कि ये चारों को कंबाइन करके के एक्टिविटी, तो यहाँ पे के में ड्रॉ करूंगा। उसके बाद एल, तो यहां से चला जाएगा एल एक्टिविटी। चलो मैंने नेटवर्क बना दिया। आई थिंक नेटवर्क ड्रॉ करने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आना चाहिए। तो आप अभी तो ड्यूरेशन नॉर्मल है वो लिख सकते हो, ESLF कर सकते हो, क्रिटिकल पाथ बना सकते हो और टोटल फ्लोट भी आप कर सकते हो कैलकुलेट, राइट। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 आपका पीएम का मैंने कवर किया, चैप्टर नंबर 13। डन। किसी को कोई डाउट डिफिकल्टी इसमें? सर विल और कम फ्रॉम पीएम और आउटसाइड। जोसना आपका डाउट नहीं समझा, आप क्या पूछना चाहते हैं? आपने लिखा सर विल और कम फ्रॉम पीएम और आउटसाइड, मतलब क्या पूछ रहे हो आप? क्वेश्चन प्रैक्टिस मैनुअल से ही आएगा कि बाहर से आएगा? तो क्वेश्चंस का तो कैसा है कि वो लोग आपको कहीं से भी पूछ सकते हैं, बट जनरली आपके मॉड्यूल पीएम आरटीपी मॉक टेस्ट से ही होना चाहिए, बट स्टोरी तो कैसे भी बन सकता है। सृष्टि ने क्या लिखा? ए ई एंड एल। ई के लिए मेरा प्रीडिसीटिंग एक्टिविटी है बी बेटा, तो बी यहाँ पे 2 पे कंप्लीट हुआ और मैंने ई निकाल दिया। एल के लिए उन लोगों ने क्या बताया? तो कि एल के लिए सिर्फ के चाहिए, तो के यहाँ पे 8 पे कंप्लीट हुआ और मैंने एल निकाल दिया। तो आपका यहाँ पे सारे डाउट्स कवर हो गए हैं मेरे हिसाब से। अभी किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ललिता बेटा मैं 10 क्वेश्चन भी कवर करूंगा, डोंट वरी। अभी आप लोग क्वेश्चन नंबर लिखते जा रहे हैं, लेकिन वो क्वेश्चन नंबर पीएम के हैं या चैप्टर नंबर 13 के 14 के, वो भी लिखिए। और मैंने आपको कल भी बताया कि यूट्यूब पे चैट अवेलेबल होता है, यहाँ पे जूम पे भी चैट है, लेकिन आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर दोगे तो मेरे लिए बेटर हो जाएगा। और आप चैप्टर नंबर स्पेसिफाइड करो, OR स्पेसिफाइड करो, क्रैश कोर्स और आपका नाम भी स्पेसिफाइड कर दो, राइट। तो हम कवर कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 10 भी हम लोग एक बार कवर करेंगे, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है।
चैप्टर 13 13.5 13.35 मिसिंग फिगर, हाँ मैं कवर करता हूँ, मिसिंग फिगर का डेफिनेटली कवर करता हूँ। हाँ, अभी अपने पास टाइम अवेलेबल है 10 मिनट, और 10 मिनट में ये थोड़ा सा डिफिकल्टी की क्वेश्चन नंबर 10 कवर हो सकता है। तो हम लोग लंच ब्रेक के बाद आपके जो भी डाउट्स डिफिकल्टी वाले सम्स है चैप्टर नंबर 13 एंड 14 के, वो मैं कवर कर लूंगा। एक बार आपका 13 एंड 14, एक तो 13 में से आपने 10 क्वेश्चन नंबर बोला है, वो मैं कवर करने की ट्राई करूंगा। उसके बाद 25 कौन सा चैप्टर का आएगा, वो आई थिंक 14 पे होगा। फिर चैप्टर नंबर 13 पेज नंबर 13.35, चैप्टर नंबर 13 13.35, ठीक है। वो कौन सा समय मैं देखता हूँ 13 पे। थर्टी फोर 35 पेज नंबर, दैट इज नथिंग बट मिसिंग फिगर वाला क्वेश्चन 10, राइट? हाँ, मिसिंग फिगर वाला कवर हो जाएगा। एक दो मिनट वेट कीजिए प्लीज। Chapter number 13, question number 10 of PM. हेलो, 34 35 पेज नंबर, दैट इज नथिंग बट मिसिंग फिगर वाला क्वेश्चन 10, राइट? Yes, yes. आपका आवाज प्रॉपर नहीं आया, क्या बोल रहे हो? 13 चैप्टर नंबर 13 पे जो क्वेश्चन नंबर 10 है, पेज नंबर 13.34 एंड 35 दोनों सेम ही है ना, राइट? तो अभी यहाँ पे 4-5 मिनट का ही टाइम है, तो हम लोग अभी तो कोई क्वेश्चंस कवर नहीं करेंगे, तो ये सेशन हम लोग यहाँ पे ही एंड करेंगे और हम लोग 2:30 को मिलेंगे। तो 2:30 को पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 मिसिंग फिगर वाला ले लेंगे, फिर आपका चैप्टर नंबर 14 का जो ट्रेसिंग का क्वेश्चन है 25 वो कवर कर लेंगे। देन आई थिंक सीपीएम पट में और कोई क्वेश्चंस कवर करने की जरूरत नहीं है। कोई डाउट्स डिफिकल्टी है आपको और कोई टॉपिक्स और कोई सम्स में, तो कर लेंगे। सिंप्लेक्स हम आज ही स्टार्ट करेंगे, ये जैसे क्रैशिंग खत्म होगा एलपीपी पे हम आज ही जाएंगे। ओके बेटा, हम लोग सिंप्लेक्स भी करेंगे और सिंप्लेक्स भी एकदम इजी तरीके से मैं आपको बता दूंगा। तो आपका मेजोरिटी सीपीएम पट में क्रेशिंग तकलीफ वाला होता है और एलपीपी में ये सिंप्लेक्स तकलीफ वाला होता है, वो भी कवर हो जाएगा। और किसी का कोई डाउट डिफिकल्टी हो तो बोलो बेटा। क्या चेट है सर? सेक्शन सी ऑफ सिंप्लेक्स डेफिनेटली करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। राइट, तो अभी हम लोग ये सेक्शन को एंड कर रहा हूं मैं।
राइट। तो अभी हम लोग 2:30 को मिलेंगे बेटा, राइट। आप लोग लीव कर सकते हो, राइट। और किसी को कुछ है तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर दो, अभी आप लीव कर सकते हो बेटा, जूम मीटिंग लीव कर दीजिए।